तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो जो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता, प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम दो पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास 10 का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम दो पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को 2 पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया है जो कि आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर ये है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था, उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे, और मैक्सिमम स्टूडेंट आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है। आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है, उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये एंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10, तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गया। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना रहा हो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट इससे पहले हमने देखा, जो कि है, इससे पहले हमने क्या देखा, नेटवर्क। इससे पहले हमने देखा नेटवर्क के बारे में टॉपिक है, हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, फिर फर्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, फिर हमने देखा नेटवर्किंग डिवाइसेस, कंप्यूटर नेटवर्क कितना, फिर हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। प्रोटोकॉल्स में हमने कौन सा प्रोटोकॉल से पहले पढ़ा देखो, अच्छा पहले ये बताओ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, पहले ये हमको समझाओ तुम लोग। प्रोटोकॉल से जैसे पीओपी, एसएमटीपी और एचटीटीपी, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क, थोड़ा डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर छोड़ो, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, छोटा सा पहले ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है पीओपी का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर, दो चीज का जो कनेक्शन है उसको नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है नेटवर्क। अच्छा देखो इसका, देखो अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखवा दिया तुम लोगों को पहले, एसएमटीपी देख लो, डेफिनेशन में क्या लिखा है, इंटरकनेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का क्या काम है बताओ, पोस्ट ऑफिस और नेटवर्किंग डिवाइसेस, क्या काम है बताओ, कुछ लिखा है ना। तो
अगर दो कंप्यूटर, ठीक है, ऐसा ये मान लो दो कंप्यूटर है, यहाँ पे दो कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्ट है तो उसको हम क्या, ये क्या बन रहे हैं आपस में, यहाँ देखो एक कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे यहाँ मान लो एक टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्लासरूम बन जाएगा। काम क्या है, वैसे अगर 2 या 3 कंप्यूटर एक साथ अगर कनेक्ट है तो ये क्या बन जाता है, अगर कंप्यूटर का किसी को भेजना है, अच्छा पहले बताओ मेल है, ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस। होता क्या है, ठीक है, यहाँ तक आंसर व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, क्या डिफरेंस मिल जाएगा, ईमेल और अगर ये 2 मार्क्स का है तो क्या लिखना होगा इसमें। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क बनाया हो गया, ये पहले ये कंप्यूटर नेटवर्क इज द ईमेल इज प्रोफेशनल और व्हाट्सएप इज नॉन प्रोफेशनल। देखो तो इसमें हमने देखो अगर कहा जाए तो मेन डिफरेंस यही है, ईमेल और अलग-अलग कंप्यूटर या टीम। व्हाट्सएप मैसेज या बाकी जो भी मैसेज है, इसके बीच में डिफरेंस यही है कि ईमेल प्रोफेशनल है। ईमेल देखो जो हम लोग पोस्ट, हाँ जो हम लोग पोस्ट करते थे ना पहले, पोस्ट को किसने रिप्लेस किया, ईमेल ने रिप्लेस किया। पोस्ट का जगह, पोस्ट का रिप्लेसमेंट क्या है, ईमेल है, व्हाट्सएप नहीं है पोस्ट का रिप्लेसमेंट। जो डिवाइस नेटवर्किंग वाला लोग कनेक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम नहीं पढ़ता पर हर कोई पढ़ता ही है, ठीक है हम मोबाइल फोन और हाँ अगर कुछ लैपटॉप, देखो कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या कुछ ऑथेंटिक तुमको भेजना है किसी को तो व्हाट्सएप पे नहीं भेजा जाता, उसको किसमें भेजा जाता है, ईमेल में। मान लो तुमको कोई गवर्नमेंट जॉब लगा तो तुमको व्हाट्सएप में नहीं आएगा उसका इनविटेशन, ठीक है, मेल में आएगा, तुम्हारा ईमेल में आएगा, तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, जो भी चीज है, कंप्यूटर जो भी है, मैकबुक जो भी है, सब उसमें आ जाएगा। और जो हम लोग बोला नेटवर्किंग डिवाइस है, ईमेल हम लोग का वो सर्विस है और मेल हम लोग का वो ऐप है इसमें हो गया तुम्हारा हब, जिसको हम लोग यूज करते हैं, एग्जांपल पूछा ना, एक्चुअली इसका ठीक है। ईमेल मेल सबको एक ही अभी फिल है, जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर अलग, पोस्ट ऑफिस अलग, पोस्ट बॉक्स अलग, अगर ऐसे ऐसे समझोगे तो ईमेल अलग, मेल अलग, जीमेल अलग, ठीक है, ठीक है, सब अलग अलग हो जाएगा। नेटवर्किंग डिवाइस। जीमेल जब हम नेटवर्क ये जो सर्विस है ना, अब अलग अलग कंपनी इस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। जो गूगल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ईमेल का, मेलिंग का, उसको कहा जाता है जीमेल। उसी तरह याहू मेल भी है, तुम अपना खुद का मेल भी बना सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कस्टम ईमेल आता है ना, कस्टम ईमेल बना सकते हैं, हमने ये नेटवर्क बनाया, ठीक है। हमने यहाँ तो छोड़ो, क्लास क्यों है, यहाँ देखो उतना अंडर का उतना गहराई में नहीं जाना, बस इतना समझ लो पॉप का काम क्या है, ईमेल को रिसीव करना, और एसएमटीपी का काम क्या है, सेंड करना, ठीक है। और ईमेल और व्हाट्सएप में मेजर डिफरेंस क्या है, ईमेल प्रोफेशनल है और व्हाट्सएप अनप्रोफेशनल, ठीक है। अच्छा अब बताओ एचटीटीपी, यहाँ ये समझ आया ना, पॉप और एसएमटीपी समझ में आ गया। अब बताओ एचटीटीपी में, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या था, हाइपर टेक्स्ट न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट और अच्छा देखो नहीं सही है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल का मतलब समझ आ गया, नियम क्यों बनाया जाता है, टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर मतलब, टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड डाटा, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन बोल दिया तो डाटा, और ये हाइपर टेक्स्ट का मतलब ऐसा लिखना, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस, यहाँ तक क्लियर है, टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इसमें हाइपर टेक्स्ट का मतलब कहा जा रहा है, जैसे जो तुम लोगों को चैप्टर 2 में मिलेगा, HTML के बारे में कहा जा रहा है, समझा, ठीक है। HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिससे हम लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं, समझ में नहीं आया, ठीक है, चैप्टर 2 में मिलेगा। तो कंप्यूटर समझ में आ गया, लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा रहेगा, अब जब मान लो कोई तुम किसी भी वेबसाइट को खोला था, ठीक है, तो प्रोग्राम आता है या कुछ अच्छा सा इंटरफेस खुल के आता है, कुछ अच्छा सा इंटरफेस खुल के आता है, प्रोग्राम तो नहीं आता। वो वेबसाइट जिस प्रोग्राम से बना है वो प्रोग्राम तो कभी नहीं दिखता। दिखता क्या है तुम्हें, एक अच्छा सा कुछ इंटरफेस, फोटो वगैरह लगा हुआ, क्लिक करने क्लिक वगैरह करने का ऑप्शन रहता है वहाँ, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जो लिखा गया है, जो कोड लिखा गया है, उसको ट्रांसफर किया जाता है, किस चीज में ट्रांसफर किया जाता है, और साथ में क्या शेयर होगा, एक यूजर रिसोर्सेज, मतलब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में उसको ट्रांसफर किया जाता है। उसी पर्सनल कंप्यूटर, एक नासिन का जो कंप्यूटर, एक दिया का जो प्रोटोकॉल उसको ट्रांसफर करता है, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, हम तीनों काम कर रहे हैं, HTTP। मतलब वो जो प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल का नाम क्या है, मेरे लिए HTTP। तो व्हाट इज HTTP, व्हाट इज द यूज ऑफ HTTP, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही कॉमन प्रिंटर लगाते हैं और सारे कंप्यूटर को क्या करते व्हाट इज द यूज ऑफ HTTP। कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो ये प्रिंटर है, तो कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3 क्या देखो है, बुक में देखो, बुक का फर्स्ट लाइन में प्रिंटर से लिखा तीनों है, का प्रिंट निकलता है। मान लो हमने यहाँ पे लिखा HTML, ठीक है, जस्ट सिंपल एक प्रोग्राम दिखा रहे हैं। नेटवर्किंग डिवाइस समझ में आया, यहाँ पे लिखा है, मान लो प्रिंटर वगैरह नहीं आएगा, क्या आएगा, बोल्ड टेक्स्ट के अंदर में हमने लिखा दिया, रिपीटेड बहुत सारा है, तुम लोग का बुक में सिर्फ 3 दिया हुआ है,
हब स्विच ठीक है। अब जो कंप्यूटर का इंटरफेस जब खुलेगा, जब तुम कंप्यूटर या मोबाइल में चेक करोगे तो ये प्रोग्राम दिखेगा या सिर्फ दिया लिखा हुआ दिखेगा? सिर्फ दिया लिखा हुआ दिखेगा ना। मतलब ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा, ये प्रोग्राम डिस्प्ले नहीं होगा आउटपुट। डिस्प्ले क्या होगा? मतलब दिया डिस्प्ले होगा। मतलब इसका जो आउटपुट है वो सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो प्रोग्राम का जो आउटपुट दिखा रहा है वो कौन दिखाता है? सबको कनेक्ट कर लो। HTTP। अभी समझ में आया? प्रोग्राम का आउटपुट दिखाना, अगर इसको और सिंपल में कहा जाए। और अभी HTTP इस्तेमाल नहीं होता। क्या इस्तेमाल होता है? HTTP एस का मतलब क्या है? निकल सकते सिक्योर। वो सिक्योर होता है, ठीक है। HTTP पहले इस्तेमाल होता था जब हैकर वगैरह, जब हैकिंग वगैरह बहुत कम होता था, उस टाइम पे HTTP इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि आजकल हैकिंग वगैरह का खतरा बहुत ज्यादा हो गया। पहले हमने अपना वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? नेटवर्क के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, मतलब उसको कंप्यूटर नेटवर्क कर लिया जाता है। हम क्यों कंप्यूटर नेटवर्क का एक बनाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और हम उसको क्यों बनाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का कितना टाइप है, ठीक है। तो बुक में एक ये छोटा सा एक पार्ट दिया है वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क के बारे में, पर बुक में मेन जो तुम्हारा दिया है, तुम लोग को जानना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, पैन, लैन, मैन और वैन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। इस टॉपिक में बस ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क पे क्या लिखा है? बेस्ड ऑन कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी। मतलब किस टेक्नोलॉजी से तुम उस नेटवर्क को बना रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड होके कितना टाइप का नेटवर्क मिलता है? दो टाइप का, एक होता है वायर्ड और सेकंड होता है वायरलेस, ठीक है। वैसे तो और भी मिलेगा पैन, ठीक है, बुक में मिलेगा पैन, लैन, मैन, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। पर इसमें देखो ये बेस्ड ऑन कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी, मतलब तुम जो नेटवर्क बना रहे हो वो बनाने के लिए तुम किस टाइप का कनेक्शन तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। तो या तो तुम वायर्ड कनेक्शन इस्तेमाल करो या तो वायरलेस इस्तेमाल करो। मतलब मान लो यहाँ 4 कंप्यूटर रखा हुआ है, अगर सबको कनेक्ट करना है तो या तो तार के साथ कनेक्ट करना होगा या तो क्या करना होगा? वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। इसी के हिसाब से कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी पे दो टाइप पे हमने डिवाइड किया, एक वायर्ड और सेकंड वायरलेस। वायर्ड कनेक्शन में कितना होता है, कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है सबसे पहला कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और थर्ड होता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इन तीनों में से कोई भी वायर को कभी देखा है? कोएक्सियल केबल कभी देखा है? नहीं देखा? केबल टीवी में जो लगता है, जो केबल टीवी में जो ब्लैक कलर का एक मोटा सा वायर आता है, देखा है ना, उसी वायर का नाम है कोएक्सियल केबल। अगर उससे अपने कंप्यूटर को सबको कनेक्ट कर रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, तो वो किस टाइप का कनेक्शन होगा? वायर्ड होगा, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर कभी देखा है? वो व्हाइट कलर का वो वायर आया, देखा है कभी कभी? इंटरनेट नहीं पकड़ने से हम लोग लगाते हैं उसको, हाँ, वही है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। मेनली उसको इंटरनेट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल, हाँ, जियो फाइबर में लगता है। और ये मतलब हम लोग देखो, इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये थोड़ा महंगा होता है। मान लो अगर तुमको फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन लेना है जियो फाइबर से, डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक का, तो क्या होगा? जियो फाइबर का ऑफिस से एक वायर सीधा तुम्हारे घर में आएगा। वो वायर किससे बना होता है? वो वायर बना होता है ग्लास का, ठीक है। जैसे ये सब वायर में क्या है? वायर है ना, वायर में क्या होता है? कॉपर, एल्यूमिनियम, उसमें सिग्नल जाता है तुम्हारा। फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है? कोई भी वायर नहीं होता, ग्लास होता है। ग्लास का मतलब लाइट से जाता है सिग्नल, बहुत फास्ट होता है, बहुत महंगा भी होता है, इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल भी नहीं करते। इसको आज तक एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा था, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल जो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं टीवी वगैरह में, ट्विस्टेड पेयर केबल जो इंटरनेट वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत महंगा होता है। ये जहाँ पे रिसर्च वगैरह होता है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, जहाँ पे बहुत हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, वहीं पे इसका इस्तेमाल होता है, बाकी और नहीं मिलता, ठीक है। इसके लिए तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वहां से डायरेक्ट कनेक्शन एक लेके आना होगा, समझ में आ रहा है। और ये अगर बीच में वायर अगर टूट गया, ये वायर टूट जाने से वापस ज्वाइन कर सकते हैं। ये वायर टूट गया तो वापस चेंज करना होगा पूरा वायर को, क्योंकि लाइट आता है ना, बीच में हल्का क्रैक भी हो गया तो वायर गया खराब, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया वायर्ड टेक्नोलॉजी। इसके बाद कौन सा आता है अपना? वायरलेस के बारे में मुझे मेरे सबसे पता ही होगा। वाईफाई यूज किया है, ब्लूटूथ यूज किया है, वाईमैक्स मतलब वाईफाई का भी जो प्रो वर्जन होता है, वाईफाई से भी फास्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाईमैक्स, ठीक है। तो ये हो गया नेटवर्किंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी। अब कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। इससे पहले भी हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था, पर वो क्या था? जैसे यहाँ पे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ साइज,
वो वाला जो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी। देखो एक बार कॉपी में, मिला, कॉपी में मिला। देखो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी मतलब हम जो नेटवर्क बना रहे हैं वो किस टाइप का नेटवर्क होगा, वायर्ड नेटवर्क होगा या वायरलेस नेटवर्क होगा। दो टाइप में डिवाइड किया हमने, ठीक है, एक वायर्ड या तो वायरलेस। और अगर हम साइज को देखेंगे तो साइज के हिसाब से कितना टाइप का नेटवर्क होगा, 4 टाइप का, पैन, लैन, मैन और वैन। ठीक है, एग्जाम में गलती मत करना, अगर साइज के ऊपर है तभी ये 4 टाइप का नेटवर्क होगा। और अगर किस टेक्नोलॉजी से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना टाइप का होगा, 2 टाइप का, वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, अब देखना पैन, लैन, मैन और वैन सुनने में देखने में एक जैसा लग रहा है पर बहुत सिंपल है अगर ध्यान से देखोगे। सबसे छोटा जो नेटवर्क होता है, ठीक है, जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन। और सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है, ठीक है। और लैन क्या होता है, पैन से थोड़ा बड़ा होता है साइज उसका। मैन का साइज क्या होता है, पैन और लैन से भी बड़ा होता है पर वैन से छोटा होता है। समझ में आ रहा है, मतलब पैन सबसे छोटा, पैन से बड़ा कौन होगा, लैन, लैन से बड़ा कौन होगा, मैन, मैन से बड़ा, सबसे बड़ा वैन होता है। ठीक है, अब देखो कौन सा नेटवर्क किस जगह में काम आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखो। पैन नेटवर्क कब बनता है, जब एक रूम के अंदर में अगर हमारा कनेक्शन है, सिर्फ एक रूम के अंदर में छोटा सा कनेक्शन है, ठीक है, मान लो 10 मीटर के अंदर में हमारा कनेक्शन खत्म हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैन नेटवर्क। ठीक है, सबसे छोटा नेटवर्क है। डेफिनेशन अगर लिखना होगा सबसे पहले लिखना पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद लिखना पैन इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। पैन इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर और डिवाइसेस विद इन अ वेरी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ रूम। ठीक है, द साइज ऑफ पैन इज अप्रॉक्स 10 मीटर। ठीक है, लगभग 10 मीटर का अंदर में उसका साइज होता है। ठीक है, 10 मीटर का रेडियस में ही वो काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा मोबाइल मेरा स्मार्ट वॉच के साथ अगर कनेक्ट है तो कितना दूर का कनेक्शन मिलेगा। अगर हम यहाँ से मान लो मेन रोड में चला जाए तो कनेक्शन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। या मेरा एयरपोर्ट में, ठीक है, मोबाइल के साथ कनेक्ट है, अगर हम दूर चला जाए तो कनेक्शन रहेगा क्या। ये जो कनेक्शन हुआ मेरा स्मार्ट वॉच या मेरा मोबाइल का जो कनेक्शन हुआ, ये भी क्या एक नेटवर्क बनाना। मेरा मोबाइल और मेरा डिवाइस, ये स्मार्ट वॉच, दो अलग अलग डिवाइस है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के साथ फायदा क्या है उसका, मान लो कभी भी मेरा फोन आ रहा है मोबाइल फोन पे तो हम यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, तो डाटा शेयर हुआ ना, डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी बोलो वो शेयर हुआ यहाँ पे, तो एक टाइप का नेटवर्क बना। इतना छोटा नेटवर्क जो हम पर्सनल यूज के लिए खुद के लिए बना रहे हैं उस नेटवर्क को हम क्या बोलेगा, पैन। इसलिए इसका नाम क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। खुद के लिए बना रहे हैं छोटा सा एक नेटवर्क। समझ में आ रहा है, जैसे कि ब्लूटूथ से कुछ डिवाइस तुम कनेक्ट किया, स्पीकर कनेक्ट किया ब्लूटूथ से, ठीक है, बाहर थोड़ा डिस्टेंस में चला जाओ तो स्पीकर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये सब कौन सा कनेक्शन है, पैन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ में आया, पैन में कुछ डाउट है किसी का, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, लैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब पैन से थोड़ा साइज बड़ा होगा। जैसे पैन का कनेक्शन क्या हुआ, एक रूम के अंदर में खत्म हो गया। अब एक रूम से ज्यादा रूम है, ठीक है, एक रूम है, मान लो एक ऑफिस है, ठीक है, मान लो ये एक ऑफिस है जिसमें अलग अलग रूम्स है, रूम नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें मान लो 4 कंप्यूटर हैं, इसमें 3 कंप्यूटर है, इसमें 5 कंप्यूटर और इसमें 6 कंप्यूटर है। सबको एक साथ कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। अब ये क्या पर्सनल एरिया हो गया, पर्सनल नेटवर्क हो गया, हम तो खुद के लिए नहीं बनाया। और एक रूम के अंदर भी नहीं, एक से बहुत ज्यादा रूम हो गया, या एक मान लो एक पूरा बिल्डिंग हो गया, ठीक है, एक बिल्डिंग में बहुत सारा फ्लोर्स है और उसमें अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग डिवाइस, सब एक साथ कनेक्ट है, ठीक है, सब एक साथ कनेक्ट है। अब वो जो नेटवर्क बनेगा वो किस टाइप का नेटवर्क होगा, लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। पैन से बड़ा है, ठीक है, पैन मतलब एक रूम के अंदर, और एक रूम से बड़ा हो गया, जैसे एक से ज्यादा रूम या एक पूरा बिल्डिंग भी अगर हो गया तो क्या कनेक्शन बनेगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का एग्जांपल जियो फाइबर, हाँ दे सकते हैं जियो फाइबर, ठीक है। अच्छा देखो लैन का जैसे मान लो उस दिन हम एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि अगर मान लो एक बिल्डिंग है, एक 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है, ऊपर में कुछ काम हो रहा है, नीचे वाला जो एम्प्लॉय है उसको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए या कुछ फाइल चाहिए। अब क्या करेगा, वो बार बार ऊपर तो नहीं जाएगा, तो अपना कंप्यूटर में ही बैठ के ऊपर वाला कंप्यूटर को चेक कर सकता है सारा फाइल। तो डाटा शेयर किया, जब हम लोग नेटवर्क पर था तो याद है इस चीज को डिस्कस किया था।
तो ये भी किस टाइप का कनेक्शन हो गया, लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग या एक से ज्यादा रूम के अंदर अगर कनेक्शन है तो उसको क्या बोलेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसका डेफिनेशन किस टाइप का होगा, सबसे पहला क्या होगा, किस टाइप का होगा, सबसे पहला होगा लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड क्या होगा, इट इज ए वेरी कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। देखो जितना भी नेटवर्क मिलेगा ना, सबसे कॉमन कौन सा टाइप का नेटवर्क है, लैन। ठीक है, क्योंकि मान लो जो कनेक्शन हम लोग बनाता है, मान लो तुम लोग का स्कूल में, ठीक है, तुम लोग का स्कूल में अगर मान लो तुम लोग का जो लैब है, कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में तुम लोग क्या प्रैक्टिकल कर रहे हो, वो प्रिंसिपल चाहे तो अपना ऑफिस से मॉनिटर कर सकता है, सबका कंप्यूटर को मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, अगर नेटवर्क लग गया तो, अगर नेटवर्क अगर कनेक्ट हो गया सारा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ, तो प्रिंसिपल अपना रूम में बैठा बैठा जैसा सीसीटीवी से देखता रहता है ना कौन क्या कर रहा है, वैसे कंप्यूटर में भी गेम हो रहा है या पढ़ाई हो रहा है, वो वहां से चेक किया जा सकता है। तुम स्क्रीन पे क्या देख रहा है वो वहां से मॉनिटर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, ये एक टाइप का लैन नेटवर्क हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड, इट इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है लैन के बारे में, साइज इज बिग नहीं, लैन का पहले काम लिख दो। लैन से किस टाइप का कंप्यूटर कनेक्ट होता है, लैन इज टू कनेक्ट कंप्यूटर, लैन इज टू कनेक्ट कंप्यूटर। हाँ, नहीं ना, वो तो लास्ट में देखेंगे, हब स्विच तो लास्ट में देखेंगे। लैन इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर में अगर कनेक्शन चाहिए तो लैन का इस्तेमाल करना होता है। फिर हम लिखेंगे कि इसमें लैन कनेक्शन रिक्वायर्ड ए हब और ए स्विच, या उसको अच्छे से लिख देना, स्विच और हब इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू मेंटेन अ लैन नेटवर्क, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहला अगर डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन आएगा ही एग्जाम में, तो सबसे पहला क्या लिखना, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखना। सेकंड लिखना कि इसका साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है या मीडियम वाला साइज है, वो लिख देना। थर्ड लिखना इससे कनेक्ट क्या क्या चीज हो सकता है, ठीक है, और कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, और एक एग्जांपल ले देना। 5 पॉइंट हो गया। ठीक है, बस 5 पॉइंट का एक डेफिनेशन पैराग्राफ टाइप का बना के लिख देना चाहिए, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल द कंप्यूटर्स इन ए स्कूल और ऑफिस आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर डाटा और इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। ठीक है, तो लैन समझ में आया, लैन का मतलब। अब लैन के बाद क्या आता है, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेरी गुड। अच्छा, ये किस टाइप का एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल बताना एक बार मैन का। स्कूल कॉलेज, स्कूल तो मान लो, स्कूल तो लैन से कनेक्ट किया था ना हम लोग, तो फिर स्कूल कॉलेज यहाँ पे कैसे आ गए, स्कूल को तो अभी हम लोग लैन से कनेक्ट कर लिया ना। स्कूल क्या है, एक बिल्डिंग ही है, एक बिल्डिंग टाइप का हो गया ना, एक मतलब एरिया, वो हम लोग लैन से कनेक्ट कर लिया, तो मैन तो किससे कनेक्ट करेगा बेटा। वेरी गुड। हाँ, ये हो गया तुम्हारा, एक कंप्यूटर है, एक घड़ी है ऐसा अजीब सा, ठीक है, या कुछ भी है, और एयरफोन कुछ भी है, एक रूम के अंदर में कनेक्ट हो गया। ठीक है, एक बिल्डिंग में अगर कनेक्शन करना है, पूरा एक बिल्डिंग के ऊपर कनेक्शन करना है, तो क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा। अब मैन क्या होगा, हाँ क्या, ये बिल्डिंग है और समझ लो। ये मान लो ये है तुम लोग का एसएसबी है स्कूल, ठीक है, ये मान लो ये साइंस एकेडमी, ये क्या देगा, कौन सा स्कूल देगा, सेक्रेट हार्ट भी दे देता है, बहुत लोग खुश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मान लो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले 4 बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग है, ये किस टाइप का कनेक्शन लेगा खुद के अंदर में, ये एक लैन कनेक्शन बनेगा ना, ये एक लैन नंबर 1, ये क्या बन जाएगा, लैन नंबर 2, ये बन जाएगा लैन नंबर 3, और ये बन जाएगा लैन नंबर 4। समझ आया ना कि एक बिल्डिंग तो एक ही कनेक्शन लेगा, लैन। अब अगर इन सबको जोड़ना है एक साथ, तो क्या हम लोग को चाहिए होगा, अगर ये सब जुड़ के एक नेटवर्क बन गया, तब क्या ये बनेगा, मैन। समझा। अब क्या होगा, अब शिशु विकास का जो डाटा है वो मुनलित भी देख सकते हैं, अगर ये कनेक्शन बना, तो अगर तुम लोग बनाया तो शिशु विकास का डाटा मुनलित देख सकता है, मुनलित का डाटा सेक्रेट हार्ट देख सकता है, वो उसका डाटा साइंस एकेडमी देख सकते हैं, मतलब हर कोई एक दूसरे का डाटा शेयर कर सकते हैं। तो समझ में आया कि लैन और मैन का बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत लोगों को समझ नहीं आता, सब सोचते हैं कि एक ही है, लैन और मैन एक ही है, पर नहीं, लैन मतलब एक ही बिल्डिंग में जो कनेक्शन होगा वो लैन है बस। समझ में आ रहा है, एक नेटवर्क बन गया।
अब 2-3 नेटवर्क को कौन ज्वाइन कर रहे हैं? मैन। ये एक अलग नेटवर्क है ना, ये एक अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क, सब अलग अलग नेटवर्क है। उन लोग को जो जोड़ा जाता है वो किससे जोड़ा जाता है? मैन से। तो मैन का साइज लैन से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? मैन का समझ में आया? अच्छा, ये एग्जांपल देखने को कहाँ मिलता है? लाइव कहाँ पे देखने को मिलता है तुम्हें बता? कहीं तो देखा होगा पर अभी दिमाग में नहीं आया। ऐसा तो नहीं होगा कि शिशु विकास मुरली आपस में वो कर रहे हैं, वो लोग को तुम लोग का मार्क्स नहीं पता, इन लोगों को तुम लोग का मार्क्स नहीं पता। हाँ, तुम लोग को भी बोलेगा सेवा बोर्ड एक हो गया, एक सेवा बोर्ड है जिसमें सब कनेक्ट है। वो सेवा बोर्ड एक नेटवर्क नहीं बना ना, वो तो एक वेबसाइट है। ठीक है, एक वेबसाइट है जिसमें तुम लोग सिर्फ अपना डाटा अपलोड किया, वो नेटवर्क नहीं है। बेलेग बेलेग ब्रांचेस, वेरी गुड, वो एक हो सकता है। और नहीं, सही बोल। बैंक का अलग अलग ब्रांच होता है। जैसे मान लो एसबीआई का 2 ब्रांच है, तुम कोई भी ब्रांच में जाओ तुम्हारा डिटेल निकल जाएगा वहां से। और सबसे ज्यादा इसका कौन इस्तेमाल करता है? आर्मी वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं, या पुलिस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। किसी को मान लो किसी का फोटो, मान लो किसी का फोटो, कोई किसी का फोटो अगर तुम दिया या किसी का डिटेल दिया कोई भी पुलिस स्टेशन में, मान लो वो बरपेटा का हो या कोई भी अलग डिस्ट्रिक्ट का हो, उसका फोटो या डिटेल दिया, वो लोग निकाल के दे देगा तुमको, टीचपुर में मिल जाएगा तुमको उसका डिटेल। तो क्या होगा, सारा जितना भी पुलिस स्टेशन या जहाँ पे वो लोग का डाटा सेव होता है सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना, तभी तो टीचपुर में बैठ के वो अलग डिस्ट्रिक्ट का डाटा निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है किस टाइप का नेटवर्क कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ? तो ये है एग्जाम्पल मैन। तो उसके बाद आता है अपना वैन। ठीक है, तो वैन का मतलब क्या हो गया? वैन का एग्जाम्पल हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, और उसका एग्जाम्पल इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट से क्या होगा? इंटरनेट से हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकता है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरनेट किसका एग्जाम्पल हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क, उससे बड़ा कोई भी नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम लोग को नेटवर्क का टाइप्स के बारे में समझ आ गया होगा, और इसके बाद शायद कोई डाउट नहीं रहेगा, क्या मैन है, क्या पैन है, क्या लैन है। ठीक है, क्लियर कर सकते। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है होस्ट नेम। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा, कितना टाइप का नेटवर्क होता है वो पढ़ा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है होस्ट नेम। ठीक है, अच्छा बताओ, होस्ट नेम इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? बुक में लिखा होगा, पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने। ठीक है, स्कूल में कुछ टीचर्स आए होंगे नए, वो भी पढ़ाए होंगे तुम्हें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? होस्ट नेम का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो स्नेहा। हाँ बोलो, होस्ट नेम नहीं अच्छा है। अरे कोई नहीं, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा, बोलो। पहला बात हम पूछा तुमसे, व्हाट इज होस्ट नेम? होस्ट नेम होता क्या है? तो होस्ट नेम इज द ठीक है, होस्ट नेम क्या है? होस्ट नेम का मतलब होता है नेम ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो नाम, उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट नेम। उस कंप्यूटर का नाम को होस्ट नेम कहा जाएगा। ठीक है, अब अभी किसी का बुक में हम देखा था होस्ट, इट कैन बी चेंज सो इट इज नॉट ए होस्ट नेम। ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था कि होस्ट नेम इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर, और होस्ट नेम इज नॉट यूज्ड टू identify a computer in a network because host name can be changed, or there can be 2 host name with the same name in a network. So host name cannot be used to identify a network computer in a network. ठीक है, अच्छा तो इसको समझ लो क्या है होस्ट नेम? मतलब कंप्यूटर का नाम होगी। अब जैसे तुम लोग का एक एग्जांपल लेते हैं क्लास का। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है रोल नंबर और यहाँ पे लिखा है नेम। ठीक है, तो एक कॉमन नाम जो बहुत क्लास में कॉमन है, जैसे रोल नंबर 1 में लिखा है आदित्य। ठीक है, रोल नंबर 2 में लिखा है मान लो विराज। रोल नंबर 3 में लिखा है, अच्छा रोल नंबर 2 में वापस ये आदित्य शर्मा है और एक आदित्य घोष हो गया। ठीक है, और भी कोई हो सकता है, आदित्य उपाध्याय भी तो हो सकते हैं। हाँ आदित्य कुमार तो हाँ वो भी हो सकता है, पर अभी ये देखो यहाँ पे देखो तुम लोग का जो अटेंडेंस वगैरह बनता है ना, तो यहाँ पे नेम लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? रोल नंबर। अब आदित्य, मान लो हमको आदित्य घोष का मार्क्स देखना है कि उसको कंप्यूटर में कितना मिला था, तो हम क्या आदित्य लिखेगा तो जरूरी है कि आदित्य घोष का ही मार्क्स निकल के आए। हो सकता है आदित्य शर्मा का मार्क्स भी आ जाए, आदित्य उपाध्याय का मार्क्स भी आ जाए। तो अगर इसका मार्क्स चेक करना है तो हमको क्या करना होगा बताओ? उसका रोल नंबर मानो कि रोल नंबर 2 का हमको मार्क्स देखना है, तब तो गलती नहीं होगा ना कुछ, रोल नंबर तो किसी का सेम नहीं होता। उसी तरह एक कंप्यूटर का जो नेटवर्क बनता है उसमें क्या होता है?
मान लो आदित्य अपना कंप्यूटर लेके बैठा है, आदित्य अपना कंप्यूटर का नाम दे दिया आदित्य। आदित्य शर्मा है, वो अपना नाम दे दिया आदित्य, ठीक है। आदित्य घोष बैठा है, वो भी अपना कंप्यूटर का नाम आदित्य रख लिया। अब मान लो दोनों में से कुछ एक गड़बड़ हुआ, आदित्य नाम का कंप्यूटर से कुछ गड़बड़, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंप्यूटर ने गड़बड़ किया? नहीं नहीं नहीं, अभी रोल नंबर वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। अभी समझ लो एक ऑफिस है जिसमें 4 अलग अलग कंप्यूटर है, ठीक है। दो, एक आदित्य शर्मा, एक आदित्य घोष, दो दो अपना कंप्यूटर लेके बैठे हैं। एक आदित्य अपना नाम रखा आदित्य शर्मा, नहीं अपना कंप्यूटर का नाम आदित्य रख दिया। जैसे वो वाईफाई वगैरह का रीनेम करने का ऑप्शन होता है ना, वैसे अपना नाम को रीनेम कर लिया आदित्य। ये भी क्या किया, अपना कंप्यूटर का नेम को रीनेम करके आदित्य कर लिया, ठीक है। अब कुछ एक ऑफिस में गड़बड़ी हुआ और पता चला आदित्य का कंप्यूटर से वो गलती जो हुआ वो आदित्य का कंप्यूटर से हुआ है, तो मालूम चलेगा क्या कि कौन सा आदित्य गलती किया है? नहीं चलेगा ना। इसी के लिए होस्ट नेम, तो चलो ठीक है, होस्ट नेम क्या है, वो कंप्यूटर का नाम है, पर उससे क्या है, हम लोग एक कंप्यूटर को पकड़ नहीं सकते कि एक नेटवर्क में अगर मान लो 10 कंप्यूटर है तो कौन सा कंप्यूटर के बारे में बात किया जा रहा है, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होस्ट नेम को हम लोग क्यों मतलब कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। मैट्रिक में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्लास 10 का जो फाइनल होगा ना तुम लोग का, चाहे वो प्री फाइनल हो प्री टेस्ट हो, ये सवाल आएगा ही, मिलेगा ही कि व्हाई होस्ट नेम शुड नॉट बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एक नेटवर्क में क्या है, सेम नाम का 2 कंप्यूटर हो सकता है, आदित्य नाम का 2 कंप्यूटर हो सकता है। तो इसी के लिए किस कंप्यूटर से को तुम खोज रहे हो, वो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसी के लिए होस्ट नेम को यूज नहीं किया जाता कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए। समझ में आया होस्ट नेम? आया? सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि है आईपी एड्रेस, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कितना टाइप का नेटवर्क है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, होस्ट नेम के बारे में पढ़ा। अभी उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस समझने से पहले एक बार होस्ट नेम को देख लेते हैं। होस्ट नेम क्या था? नेम ऑफ द कंप्यूटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो हम समझा रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आएगा ही, पक्का ये आएगा। होस्ट नेम का मतलब क्या है? नेम ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि एक क्लास में रोल नंबर होता है और नेम होता है ना स्टूडेंट का, रोल नंबर 1 2 3। जैसे लास्ट क्लास हम लोग एग्जांपल लिए थे, रोल नंबर 1 है आदित्य का, ठीक है। रोल नंबर 2 भी आदित्य का हो सकता है ना, टाइटल कुछ अलग हो सकता है, आदित्य शर्मा, आदित्य उपाध्याय, आदित्य घोष, कुछ भी हो सकता है ना। तो दोनों का नाम आदित्य है। अब आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगा नाम से, मतलब नाम मतलब ये होस्ट नेम, इससे आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगा कि अगर हम कहा कि उस जाओ आदित्य को बुला के लाओ, तो अब कंफ्यूजन होगा ना किस आदित्य को बुला के लाना है। पर अगर रोल नंबर फटा रहे तो मालूम चलेगा ना कि इसी आदित्य को बुला के लाना है। समझ में आ रहा है? तो ये जो रोल नंबर है यही है अपना आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब एक कंप्यूटर, जैसे कि ये कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बना हुआ है मान लो, ठीक है। ये कंप्यूटर 1 मान लो नासरीन, यहाँ पे लिखा है हिना, यहाँ पे स्नेहा, और वापस यहाँ पे है नासरीन, ठीक है। तो नासरीन नाम का 2 कंप्यूटर हो गया ना, पर नाम तो दिया गया है हर कंप्यूटर का, साथ में क्या दिया जाता है, एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। आईपी एड्रेस वो नंबर है, जैसे रोल नंबर सबका अलग होता है ना, वैसे ही हर एक कंप्यूटर का क्या होगा, एक अलग आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जैसे इसका मान लो एग्जांपल, बुक में एक एग्जांपल लिया है, पर अभी फिलहाल के लिए समझ लो 1.1 इसका आईपी एड्रेस हो गया, 1.1 एग्जांपल है, समझ लो 1.1। इसका एग्जांपल हो गया 1.2, इसका हो गया 1.3, और इसका हो गया 1.4। जैसे होस्ट नेम, दो सेम होस्ट नेम हो सकता है। नासरीन नाम का 2 कंप्यूटर हो सकता है एक नेटवर्क के अंदर में, जैसे ये नेटवर्क में मान लो अपना क्लास का ही नेटवर्क है, अपना ट्यूशन ग्रुप का एक नेटवर्क बना है, ठीक है। तो नासरीन नाम का 2 कंप्यूटर हो सकता है, पर सेम आईपी एड्रेस का 2 कंप्यूटर नहीं हो सकता। तो हमारा आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस इज द यूनिक नंबर assigned to a computer in a network to identify them uniquely। मतलब उसको अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर दिया जाता है हर एक कंप्यूटर को, वो नंबर को क्या कहा जाता है? आईपी एड्रेस, ठीक है। नाम सेम हो सकता है पर आईपी एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक सवाल आ रहा होगा, ये आईपी एड्रेस कौन देता है? हम लोग देते हैं या खुद ब खुद आ जाता है? तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आईपी एड्रेस खुद ब खुद आ जाता है, पर कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक नेटवर्क बनाए, 100 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाए, तो मेरे पास हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, अगर हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो मेरे पास क्या होगा, हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा। अब मान लो नासरीन का आईपी एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो, हमको आईपी एड्रेस को चेंज करना पड़े, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं।
पर ऐसा नहीं कि नासरीन को हिना वाला आईपी एड्रेस हम दे सकते हैं, ऐसे नहीं। अगर हम देने जाए तो एरर आएगा कि ये आईपी एड्रेस पहले से कोई लेके रखा है। तुम क्या करो, आईपी एड्रेस को चेंज करो। समझ में आ रहा है आईपी एड्रेस क्या होता है? तो हमको एक ऐसा आईपी एड्रेस देना पड़ेगा नासरीन को जो इस नेटवर्क में किसी ने नहीं लिया। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, अब मान लो मुझे कुछ मैसेज देना है, 4 कंप्यूटर हैं, यहाँ से हम अपना मेन कंप्यूटर से, ठीक है, एक मैसेज देना है नासरीन को। इस नासरीन को हमको मैसेज देना है। अगर हम नासरीन लिख के मैसेज फॉरवर्ड किया, नासरीन को मैसेज भेजना है, तो वो किस नासरीन को भेजेगा? उसको तो मालूम नहीं रहेगा कि किसको भेजना है। तो वो क्या करेगा, हम लोग किस पे उस मैसेज को भेजेंगे? आईपी एड्रेस पे भेजेंगे। हम भेजेगा 1.1 नासरीन को वो मैसेज भेजना है। तो किसके पास जाएगा वो मैसेज? सिर्फ 1.1 वाला नासरीन को। 1.2 नासरीन, 1.4 नासरीन को नहीं मिलेगा वो। समझ में आया आईपी एड्रेस क्या है? क्या है आईपी एड्रेस? क्या है आईपी एड्रेस? सिर्फ नंबर मत लिखना, आईपी एड्रेस यूनिक नंबर है। आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर किस विच इज गिवन टू ए कंप्यूटर, क्या जाएगा? विच इज असाइन टू ए कंप्यूटर। ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि बुक में भी ऐसा ही डेफिनेशन लिखा है। आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर असाइन टू ए कंप्यूटर। ठीक है, एक यूनिक नंबर है, कंप्यूटर को दिया गया, यहाँ तक ठीक है। क्यों दिया गया? टू आइडेंटिफाई देम यूनिकली। बस आईपी एड्रेस का डेफिनेशन खत्म। आईपी एड्रेस का इतना ही डेफिनेशन। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर, इट इज असाइन टू ए कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई देम यूनिकली। 3 पॉइंट में पूरा आंसर खत्म। और इसका ऊपर अगर शॉर्ट नोट आया, शॉर्ट नोट भी आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आईपी एड्रेस, तो क्या लिखना? देयर आर 2 टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, IPv4 and IPv6. Size of IPv4 is 32 bit and size of IPv6 is 128 bit। बस एक बड़ा सा 128 बिट। ठीक है, तो एक बड़ा पैराग्राफ बन गया। अब आराम से इसमें 5 मार्क्स तुम लोग को आराम से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ यूनिक नंबर, रोल नंबर ऐसा कुछ मत लिख के आ जाना। लिखना आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर असाइन टू ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। इन ए नेटवर्क लिखना याद से, टू आइडेंटिफाई देम। ठीक है, कितना टाइप का आईपी एड्रेस होता है? IPv4 का साइज क्या है और 6 का 128। ठीक है, अच्छा 4 और 6 निकालने का जरूरत क्या है? 4 और 6 के बीच में डिफरेंस पता है? 4 क्यों निकला, 6 क्यों निकला? कौन सा एडवांस है, कौन सा नहीं पता ना? देखो IPv4 क्या होता है, एक होता है IPv4 और IPv6। इसका साइज है 32 बिट और इसका साइज है 128 बिट। अब इसको निकालने का मेन कारण क्या था? जो IPv4 और IPv6 क्यों निकला? क्योंकि पहले के टाइम पे सिर्फ IPv4 ही चलता था, क्योंकि डिवाइसेस बहुत कम थे, इंटरनेट वगैरह इसे बहुत कम चल रहा था और डिवाइसेस भी बहुत कम थे, तो IPv4 कंट्रोल कर लेता था उसको। 32 बिट के अंदर में सारा डिवाइस कनेक्ट हो जाता था। पर क्योंकि अब डिवाइसेस बढ़ने लगा, बहुत सारा डिवाइस हो गया ना, तो वो नंबर अब वो नहीं होता, मतलब समझ में आ रहा है? वो नंबर अब पूरा नहीं पड़ता, इसलिए अब इतना सारा डिवाइस हो गया, इसलिए वो नंबर को भी बढ़ाना पड़ा। समझ में आ रहा है? मतलब पहले यहाँ पे मान लो 4 स्टूडेंट था, तो हम 4 बुक से हो जाता था मेरा काम। या मान लो 4 स्टूडेंट है, हमको चॉकलेट देना है, तो 4 चॉकलेट में सबको दे देगा। अब 10 स्टूडेंट हो गया, बढ़ गया, स्टूडेंट का क्वांटिटी बढ़ गया, तो चॉकलेट का क्वांटिटी भी बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह पहले डिवाइसेस कम था, तो IPv4 का साइज भी कम है, मतलब कम कंप्यूटर ही आ सकता है उसमें। ठीक है, क्योंकि सबको एक अलग नंबर देना होगा ना, जैसे मोबाइल नंबर सबका अलग अलग होता है ना मोबाइल नंबर, उसी तरह ये भी आईपी एड्रेस क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो IPv4 में पहले कम डिवाइस था, डिवाइस इंटर, अभी स्मार्ट वॉच भी आ गया, ठीक है, हर चीज अलग अलग आ गया ना, तो सबको एक अलग आईपी देना होगा, क्योंकि नेटवर्क से कनेक्ट है वो सब। तो पहले कम डिवाइस था तो कम नंबर में हो जाता था। अब क्योंकि डिवाइस बढ़ गया तो क्या हम लोग को क्या करना पड़ा? नंबर भी बढ़ाना पड़ा। अब ज्यादा नंबर का जरूरत है हम लोग को, अलग अलग डिवाइस आ रहा है, तो इसी के लिए अब हम क्या यूज करते हैं? IPv6, क्योंकि डिवाइस बहुत ज्यादा है, IPv4 से कंट्रोल नहीं होता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट आईपी एड्रेस? सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को कैसे लिखा जाएगा आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा, आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, हमने नेटवर्क के बारे में भी पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, नेटवर्क का कितना टाइप है उसके बारे में हमने पढ़ा, और साथों साथ हमने क्या पढ़ा, हमने होस्ट नेम के बारे में पढ़ा और आईपी एड्रेस को डिटेल में समझे। अभी हम समझेंगे कि आईपी एड्रेस का जो नाम है, जो एक नंबर होता है ना, एक लंबा सा जो नंबर होता है, वो नंबर को लिखने का एक कोई नियम, कोई तरीका होगा, उस नियम को आज हम सीखेंगे। ठीक है, स्कूल में बहुत सारे टीचर हो सकते हैं आपको ऐसा बोले कि
इसका कोई नियम नहीं है, बस वो नंबर है, अपने हिसाब से कुछ भी नंबर लिख देना, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक रूल है, एक नियम है जिसको हम फॉलो करते हैं। मैंने बोला था इनवैलिड में मतलब 255 तक ही। हाँ 255 तक ही लिखना है, उसके ऊपर नहीं जाता। अच्छा, तो बहुत सारे टीचर ऐसे बोलेंगे जो कोई नियम नहीं है, आप लिखने से ऊपर ऐसा नहीं है, एक नियम और एक रूल होता है, ठीक है, लिखने का। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है, रिटन इन डॉट डेसिमल फॉर्मेट। डॉट डेसिमल फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हम लिखेंगे, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देते हैं 32 डॉट, तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 32.64.1.0, ठीक है। तो ये एग्जांपल है एक आईपी एड्रेस का। अब यहाँ पे जो लिखे ना रिटन इन डॉट डेसिमल फॉर्मेट, डॉट डेसिमल का मतलब जो नंबर सेपरेट होंगे, किससे सेपरेट होंगे, डॉट से, ठीक है, डॉट लगा के हम सेपरेट करेंगे। अच्छा, ये जो रूल है ये सिर्फ IPv4 लिखने का नियम है, IPv6 लिखने का अलग नियम होता है, ठीक है। और तुम लोग क्लास 10 के लिए IPv6 का कोई भी जरूरत नहीं है, अभी IPv6 नहीं आएगा, IPv4 ही आएगा, तो इसको ध्यान से देखना IPv4 का क्या नियम है, ठीक है। 6 के लिए अलग नियम होता है। तो रिटन इन डॉट डेसिमल फॉर्मेट का मतलब समझ आया ना, कि हम जो लिखेंगे नंबर्स को किससे सेपरेट करेंगे, डॉट से सेपरेट करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इट हैज 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स। ये तो समझ आएगा किससे सेपरेट होंगे, डॉट से। और कितना नंबर होगा यहाँ पे, 4 नंबर होगा, ये 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर, उससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है अपना, इच नंबर मस्ट बी बिटवीन 0 to 255, मतलब आप स्टार्ट करोगे 0 से और मैक्सिमम नंबर का लेंथ कितना हो सकता है, 255। आप ऐसे नहीं लिख सकते 256 बोल के नहीं लिख सकते, ठीक है, या -1 -2 बोल के नहीं लिख सकते, 0 से स्टार्ट करना होगा। 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए वैल्यू, और क्या नहीं होना चाहिए, 255 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 255 से छोटा होना चाहिए, या तो 255 हो जाए पर उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, नो लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, मतलब IPv4 लिखने के टाइम पे हम ऐसे नहीं लिख सकते 32A, ऐसा कोई आईपी एड्रेस नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी हम लोग लेटर वगैरह नहीं लिख सकते वहाँ पे, ठीक है। और ना ही कोई स्पेशल सिंबल, जैसे 32-4 ऐसे भी हम नहीं लिख सकते, ये क्या हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया ना, हम ये सब नहीं लगा सकते, ठीक है। सिर्फ क्या लिखना होगा, नंबर लिखना होगा। कितना नंबर होगा, 4 नंबर, और वो नंबर का लेंथ कितना होगा, 0 to 255, ठीक है। उसके बाद क्या है, नो लीडिंग जीरोस आर अलाउड। इसका मतलब क्या है, देखो नो लीडिंग जीरोस, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि मान लो 32.6.4.1, ये भी एक आईपी एड्रेस बन सकता है, पर ये आईपी एड्रेस नहीं बन सकता 032.6.4.1। 32 इज इक्वल टू 032, ये क्या सही है, 32 और 032 दोनों का वैल्यू क्या अलग होगा या सेम होगा, वैल्यू तो सेम ही होगा। 32 और 032 का वैल्यू क्या है, सेम ही है, पर लिखने के टाइम पे हमें 32 लिखना होगा, 032 नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है। क्योंकि लीडिंग जीरो मतलब स्टार्टिंग में हम लोग जीरो नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 210 लिख सकते हैं, 201 लिख सकते हैं, जीरो को बीच में लास्ट में कहीं भी डाल सकते हैं, पर 021 नहीं लिख सकते, स्टार्ट हम जीरो से नहीं कर सकते। हाँ ऐसा भी कर सकते, देखो 32.6.4.0 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। अगर कोई नंबर सिर्फ जीरो है, जीरो हो सकता है, सिर्फ जीरो भी हो सकता है, पर क्या नहीं हो सकता, जीरो के बाद कोई नंबर नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये IPv4 को लिखने का तरीका आपका क्लियर हुआ होगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बने। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मैक एड्रेस, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था होस्ट नेम के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा आईपी एड्रेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मैक एड्रेस के बारे में। हमने आईपी एड्रेस के साथ एक और चीज पढ़ा था कि आईपी एड्रेस जो न्यूमेरिकल एक नंबर है ना, वो नंबर को लिखने का क्या नियम है, हमने वो भी पढ़ा। तो यहाँ पे तो लाइव जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उन लोग के लिए ठीक है, पर जो वीडियो में देख रहे हो, अगर अभी तक देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ और वीडियो को चेक करो, पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे ध्यान से मैक एड्रेस को समझो, मैक एड्रेस क्या है। देखो पहले मुझे ये बताओ आईपी एड्रेस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म नहीं पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज नॉट ए कंप्यूटर नेटवर्क, आईपी एड्रेस इज ए मौसमी न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद आईपी एड्रेस इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू अ कंप्यूटर to identify the computer uniquely, ठीक है। देखो सुनो यहाँ पे देखो ध्यान से, लास्ट हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस ना। आईपी एड्रेस क्या था, आईपी एड्रेस एक नंबर है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे रोल और यहाँ पे है
नेम, रोल में लिखा है 1 2 3, यहाँ पे लिखा है जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है मनीष, ठीक है, उसके बाद लिखा है सुहाना, फिर लिखा है रिया, ठीक है। मान लो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे नेम, ठीक है। एक और कॉलम हम बना सकते हैं ना यहाँ पे, बर्थ मार्क, वो क्या होता है बेटा, बट डेट थोड़ी लिखा है। देखो देखो, हर किसी का शरीर में एक दाग होता है, मतलब जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। जैसे किसी का मान लो, किसी का जबान में तिल है, किसी का गाल पे तिल है, किसी का डिंपल है, ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा, ठीक है, बर्थ मार्क होता है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लास, तो बहुत सारा ऐसा बर्थ मार्क होता है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। रोल नंबर से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, नाम से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और बर्थ मार्क से भी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब देखो रोल नंबर क्या हो गया, रोल नंबर हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, रोल नंबर क्या है, किसका एग्जांपल है, आईपी एड्रेस। रोल नंबर अगर हुआ तो अपना क्या होगा, आईपी एड्रेस। उसी तरह नाम क्या हो जाएगा, होस्ट नेम। यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था कि अगर एक स्टूडेंट का टेबल बना रहे, डाटा बना रहे हैं, तो रोल नंबर होगी आईपी एड्रेस, क्योंकि रोल नंबर से हम लोग उसको आराम से पहचान सकेंगे, यूनिकली पहचान सकेंगे कि रोल नंबर 1 में 1 और 2 का मान लो नेम अगर सेम भी हो गया तो क्या होगा, रोल नंबर से हम पहचान सकेंगे ना उसको। होस्ट नेम से थोड़ा प्रॉब्लम होता है पहचानने में, बट फिर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्या आ जाता है, बर्थ मार्क। बर्थ मार्क का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैक एड्रेस। इसका मतलब क्या है, बनाने वाले ने जब तुमको पैदा किया उस समय तुम्हारे ऊपर एक ऐसा मार्क छोड़ दिया कि इससे तुम्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह जब एक कंप्यूटर बनाया जाता है, ठीक है, उसमें जब नेटवर्क वाला पार्ट लगाया जाता है, तो नेटवर्क का जो पार्ट लगाने के टाइम पे जो उस कंपनी का ओनर है, ठीक है, जो ओनर है, जो बना रहे हैं उसको, वो क्या करते हैं, एक नंबर लिख के देते हैं, उसमें एक यूनिक नंबर लिख के देते हैं, ठीक है। हर एक डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्ट है उसके ऊपर तो एक आईपी एड्रेस लगा हुआ है, आईपी एड्रेस लगा हुआ है, पर वो जो डिवाइस है, डिवाइस में भी एक नंबर लिखा रहता है। जैसे कि लॉट नंबर होता है ना, हर एक प्रोडक्ट का एक लॉट नंबर होता है कि ये प्रोडक्ट इतना डे, वो लॉट नंबर मानने से पता चल जाए किस डेट को वो मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है। उसी तरह हर एक चिप में, हर एक नेटवर्किंग चिप में एक नंबर दिया होता है, एक यूनिक नंबर प्रिंट किया हुआ रहता है। उस नंबर को क्या कहा जाता है, मैक एड्रेस। समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो क्या डिफरेंस हुआ आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में, बताओ, समझ में आया तो। हाँ, बट देखो ध्यान से देखो, नेटवर्किंग मेरे हिसाब से बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर प्रोग्राम वाला पार्ट बहुत हार्ड लगता है, प्रोग्रामिंग पढ़ना बहुत हार्ड लगता है, पर मेरे हिसाब से नेटवर्किंग सबसे हार्ड होता है। मेरे हिसाब से प्रोग्रामिंग कोई हार्ड नहीं है, प्रोग्राम एक बार समझ जाओ आराम से बना के लिख सकते हो, पर नेटवर्किंग नहीं लिख पाओगे, नेटवर्किंग को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसलिए तुम लोग का बुक में मेन ज्यादा प्रोग्राम वाला पार्ट सब ज्यादा है, और नेटवर्किंग वाला जो पार्ट है वो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत टफ है। अच्छा देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, या मान लो ये है स्नेहा का कंप्यूटर। देखो यहाँ पे मान लो अपना 3 कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर 1 2 एंड 3। कंप्यूटर 1 पे कौन बैठा है, स्नेहा। कंप्यूटर 2 पे कौन बैठा है, नेहा। और इन दोनों को मॉनिटर करने के लिए कि कुछ गड़बड़ ना करे, थर्ड नंबर कंप्यूटर पे कौन बैठ गया, हम बैठ गए, ठीक है। थर्ड नंबर कंप्यूटर पे हम बैठ गया मॉनिटर करने के लिए, नहीं तो कंप्यूटर डी दिया कुछ भी हो जाए ना, छोटा बच्चा कुछ भी कर लेगा, ठीक है। तो हम मॉनिटर करने के लिए बैठा हुआ यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है, ठीक है। ये सब काट देगा, तो देखो यहाँ पे 3 कंप्यूटर है, ठीक है, तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ठीक है। मेरा बात ध्यान से समझना, तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, पर तीनों के अंदर में क्या है, एक पार्ट है ना एनआईसी बोल के होगा ना, इसके पास भी होगा एक एनआईसी, और मेरे पास भी क्या होगा, एक एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो कार्ड जिसके वजह से नेटवर्क आके लगेगा, ठीक है। मान लो ये मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एनआईसी है, अब जो नेटवर्क आएगा, जियो फाइबर जहां से भी नेटवर्क आके किस में लगेगा, कंप्यूटर में तो नहीं लगेगा, नेटवर्क कहाँ पे लगेगा, एनआईसी में। वो नेटवर्क आके एनआईसी में लगेगा, और एनआईसी के से कहाँ पे जाएगा, कंप्यूटर के अंदर में वो नेटवर्क जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो एनआईसी है,
ठीक है, एनआईसी के ऊपर एक नंबर प्रिंट हो रहा है, जैसे मान लो ये एनआईसी का चिप है, इसके ऊपर एक नंबर प्रिंट होके 2.3.4.1 ऐसा एक मान लो एक नंबर प्रिंट होके, ये इस वाले एनआईसी, इसका जो एनआईसी कार्ड होगा, जैसे सिम कार्ड होता है ना सबका अलग अलग सिम कार्ड का अलग अलग नंबर, उसी तरह मान लो इसमें भी एक नंबर है 3.4.2.2, ये एनआईसी का है 4.2.1.0, ठीक है, 3 एनआईसी है, तीनों एनआईसी का अलग अलग नंबर है। अभी देखो ये जो एनआईसी का नंबर है ना, ये कौन देगा, जो इस एनआईसी को बनाया है, जो कंपनी इसको बनाया है, वो कंपनी इसमें प्रिंट करके खुद देगा, प्रिंट करके देगा कि ये एनआईसी का यही नंबर है, और ये दोबारा वापस कभी चेंज नहीं हो सकता। पर आईपी एड्रेस क्या है, अभी मान लो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर तो एनआईसी पहले से ही था, मतलब मैक एड्रेस उसके अंदर पहले से था, एक्स्ट्रा क्या लगाया हम लोग, क्या लगाया, आईपी एड्रेस। जब कनेक्ट करने के टाइम पे एक दूसरे के साथ अगर डाटा शेयर करना है तो क्या लगाना पड़ा हमें, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हम खुद से लगाए, खुद से हम आईपी एड्रेस दिए ना, और बाद में चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर एनआईसी पहले से था, अगर एनआईसी पहले से था तो मैक एड्रेस भी पहले से ही होगा। मैक एड्रेस हर कंप्यूटर में पहले से रहता है, एक यूनिक नंबर है जो कंपनी बनाने के टाइम पे उस पर लिख के दे देता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस क्या कंपनी वाला डेटा या हम लोग खुद सेट करते हैं, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस तो कंपनी वाला सेट करके दिया, प्रिंट करके इसमें दे दिया कि इस एनआईसी का यही आईपी एड्रेस है, पर सॉरी इस एनआईसी का यही मैक एड्रेस है। और आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस हम लोग कनेक्ट करने के लिए हम खुद लगाते हैं, समझ में, हम लोग खुद लगाते हैं आईपी एड्रेस, और उसको चेंज भी वापस कर सकते हैं। और मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं क्या, मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैक एड्रेस को क्या कहा जाता है, मैक एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर। याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, डैश इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर, मैक एड्रेस इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। और आईपी एड्रेस क्या है, वो हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही चेंज कर सकते हैं उसको। समझ में, अभी समझ में आया मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस कैसे लिखा जाता है, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक इसका साइज कितना होता है 8 बिट, तो 6 का साइज, टोटल का साइज कितना हो गया, अगर एक का साइज 8 बिट है तो 6 का साइज कितना हो गया, अरे 128 या 48, कौन मैथ कराता है तुम लोगों को स्कूल में, वेरी गुड, दे देगा हाँ ये ठीक है। तो एक जो ये नंबर है इसका साइज कितना होगा 8 बिट का, और जैसे आईपी एड्रेस को हम डॉट देकर सेपरेट कर देते हैं, इसमें क्या देंगे स्लैश बोले, ये डैश लगा के हम लोग सेपरेट करें, ठीक है। स्लैश तो ये हो जाता है, ये डैश होता है, तो हम लोग डैश लगा के इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक नंबर का साइज कितना होगा 8 बिट, तो टोटल मैक एड्रेस का साइज कितना हो गया 48 बिट। यहाँ तक क्लियर है, इसको डाउट है मैक एड्रेस में, कुछ डाउट, वेरी गुड। तो आशा करता हूँ मैक एड्रेस आपको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करो और अपना नंबर वहाँ पिंग कर देना, क्योंकि इसके ऊपर हम सेपरेट अलग से और डिटेल में वीडियो बना के आपको पिंग करते हैं। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एनआईसी, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, नेटवर्क का कितना टाइप है उसके बारे में हमने देखा, हमने आईपी एड्रेस देखा, आईपी एड्रेस का टाइप के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, मैक एड्रेस, ठीक है। और साथ में हमने होस्ट नेम के बारे में भी पढ़ा, और ये भी देखा कि होस्ट नेम को हम क्यों यूज नहीं करते कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो सारा सब कुछ हमने अभी तक पढ़ा। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनआईसी। एनआईसी का मतलब क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और बुक में कहीं कहीं पे और इसका फुल फॉर्म कुछ अलग मिलेगा, नेटवर्क इंटरफेस क्या मिलेगा, कंट्रोलर मिलेगा, कार्ड की जगह कंट्रोलर लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, तुम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलो या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर बोलो, एक ही चीज को समझाया जाएगा, ठीक है, एनआईसी को। तो अब एनआईसी होता क्या है, देखो ये जैसे कि तुम्हारा फोन है, ठीक है, अगर इसमें सिम नहीं लगा हुआ, अगर इसमें सिम कार्ड नहीं लगा हुआ तो फोन जाएगा इसमें, इससे ना फोन जाएगा ना ही फोन इसमें आएगा। तो अगर एक मोबाइल को नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो हम लोग क्या लगाते हैं उसके, मतलब कॉल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं उसमें, सिम कार्ड हम लोग लगाता है। उसी तरह अगर एक डिवाइस में, ठीक है, वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो,
कोई भी डिवाइस हो उसमें अगर नेटवर्क लगाना है तो जैसे सिम कार्ड चाहिए ना, वैसे ही कार्ड चाहिए जिसका नाम क्या है NIC। इसी NIC से क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस, कोई मोबाइल वगैरह जो भी है वो क्या होता है, कनेक्ट होता है नेटवर्क के साथ। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो कार्ड चाहिए, ठीक है, जो डिवाइस चाहिए वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका अगर डेफिनेशन आएगा तो कैसे लिखोगे, व्हाट डू मीन बाय NIC? NIC स्टैंड्स फॉर, हाँ, NIC इज यूज्ड फॉर टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, समझ में आया? NIC क्या होता है? NIC एक चिप है जो लगा रहता है हर नेटवर्किंग डिवाइस में, और उसका काम क्या है, उस डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना। अगर NIC नहीं होगा तो वो डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब कितना टाइप का NIC होता है? 2 टाइप का NIC होता है, एक वायरलेस होता है और एक होता है वायर्ड होता है। ठीक है, बुक का पेज नंबर 8 निकालो एक बार। पेज नंबर 1 में देखो, ये बुक का फिगर नंबर 1.9 में देखना, जो फर्स्ट का 2 कार्ड दिया है ना, वो 2 कार्ड क्या है, वायर्ड है। देख रहा है? उसमें क्या क्या होगा, हम लोग को वायर लगाना पड़ेगा तभी जाके काम होगा। और उसके बाद सॉरी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, जो फर्स्ट और थर्ड वाला है ना वो तुम्हारा वायर्ड है। उसमें देखो 2 पोर्ट दिया हुआ है वायर लगाने के। दिख रहा है ना, फर्स्ट और थर्ड वाला। और जो सेकंड और फोर्थ वाला है वो कौन सा, किस टाइप का NIC है, वो वायरलेस। इसमें कोई भी वायर का जरूरत नहीं, इसको बस लगा दो, सिग्नल खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, जैसे तुम लोग का स्कूल का कंप्यूटर में नेटवर्क कभी कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखो मेरा पास भी एक NIC है मेरे पास। ये देखो, ये भी एक NIC है। यहाँ देखो ये भी एक NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो तुम लोग का 4th नंबर दिया है ना, ये 4th नंबर वाला ही है, बस साइज छोटा है इसका। उसमें एक एंटीना जैसा लगा है, वो ज्यादा रेंज कवर करेगा, ज्यादा दूर का नेटवर्क पकड़ेगा। वायरलेस, समझा? देखा, इसी टाइप का दिखता है NIC। अगर किसी कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड नहीं है तो तुम इसको लगाएगा तो उसमें इंटरनेट तुम कनेक्ट कर सकते, जैसे कि तुम लोग का स्कूल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उसमें, जो भी विंडोज है, विंडोज 7 है जिसमें वाईफाई वगैरह नहीं मिलता, उसमें अगर ये लगा दोगे तो मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही है अपना NIC। NIC का कितना टाइप है? 2 टाइप है, वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, क्लियर कर सकते। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हब। ठीक है, अभी हम हब डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे और राउटर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्कूल में हब, स्विच और राउटर को एक ही बताया जाता है, पर आज हम देखेंगे हब, स्विच और राउटर में कहाँ क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हब के साथ, जो कि सबसे कॉमन डिवाइस है। एक नेटवर्क बनाने के लिए सबसे कॉमन डिवाइस क्या इस्तेमाल होता है? हब। और अगर हब इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उससे थोड़ा एडवांस कौन सा होता है? स्विच। और उसके ऊपर क्या होता है? राउटर। ठीक है, तो देखो हब, सबसे पहले हब क्या है और हब का काम क्या होता है। तो हब का सिंपल काम है, जैसे अगर एक नेटवर्क बनाना है, ठीक है, तो क्लास 9 में तुम लोग को मिला होगा, पर मेरे से याद नहीं होगा तुम लोग को। एक बार देखो कहीं याद आ जाए। ठीक है, मैश टोपोलॉजी, ये कौन सा टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी, वेरी गुड। और अब ये बताना कौन सा टोपोलॉजी है? बताओ, कौन सा रिंग है, कौन सा स्टार है इसमें? कौन सा स्टार है? ये स्टार है और ये तो मैश टोपोलॉजी। तो देखो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जितना भी कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट है, ये कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्ट है, और ये कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्ट है। मतलब जितना भी कंप्यूटर देखो सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप का कनेक्शन को क्या कहा जाता है? मैश टोपोलॉजी। कोई अलग एक्स्ट्रा डिवाइस का जरूरत नहीं है। पर ये जो है अपना स्टार टोपोलॉजी में क्या चाहिए? एक एक्स्ट्रा एक डिवाइस चाहिए जिसका नाम या तो हब होगा या तो स्विच होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की जगह, जैसे ये इसके साथ, ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है, सारा कंप्यूटर किसके साथ कनेक्ट है? सीधा इस हब के साथ कनेक्ट है। तो हब का सिंपल काम क्या है? हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस which is used to connect computer in a network। और ऐसा लिख सकते हैं कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस इन ए नेटवर्क। अलग अलग डिवाइस भी हो सकता है जिसको कनेक्ट करने का जरूरत पड़े हमें।
ठीक है। तो सबको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, हब के साथ, हब या तो स्विच का, स्विच हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हब देखो। तो समझ में आया कि क्या काम है हब का। हब का मेन काम है जितना भी कंप्यूटर है सबको अगर कनेक्ट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट यहाँ तक। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, एक्ट एज रिपीटर टू एम्पलीफाई सिग्नल। इसका मतलब समझ में आया, एक्ट एज रिपीटर टू एम्पलीफाई सिग्नल। इसका मतलब अगर जैसे मान लो तुमको इसको कनेक्ट नहीं करना, ठीक है, अगर इसको कनेक्ट, कंप्यूटर को कनेक्ट आपस में नहीं करना, तो इसका और क्या काम हो सकता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। सिग्नल को क्या करना, एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब पता है, एम्पलीफायर सुना है कभी, एम्पलीफायर ये वर्ड सुना है, इसका मतलब क्या होता है, गाना नहीं, गाना का बात नहीं कर रहा है, एम्पलीफायर गाना का नहीं। ये जो एम्पलीफायर ये इसका मतलब क्या होता है, हाँ, मतलब ज्यादा कर देना उस चीज को, समझ में आ रहा है। मतलब जैसे, मतलब देखो साउंड सिस्टम देखा है ना, साउंड सिस्टम, तो साउंड सिस्टम देखा है ना, पहले के टाइम पे एक डेग होता था, इतना बड़ा बड़ा स्पीकर, छोटा इतना बड़ा बड़ा स्पीकर वुडन बॉक्स के अंदर। शादी ब्याह में आजकल, अभी भी शादी ब्याह में लगते हैं बड़ा बड़ा स्पीकर, या मंदिर मस्जिद के बाहर में बड़ा बड़ा स्पीकर नहीं देखा है इतना बड़ा, हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं। तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक और डिवाइस चाहिए होता है ना, ब्लैक कलर का, हाँ, उसको एम्पलीफायर कहा जाता है। उसका काम क्या है, कम सिग्नल को क्या करना, ज्यादा करना, बढ़ा देना, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हारा मोबाइल उसके साथ कनेक्ट है, तो मोबाइल से जो सिग्नल जा रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या उससे जो सिग्नल निकल रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो निकल रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या करता है, कम सिग्नल को क्या कर देता है, उसका पावर बढ़ा देता है। तो इसका एक और काम क्या है कि ये रिपीटर जैसा काम करेगा, ठीक है, और सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। जैसे कि मान लो ये एक कंप्यूटर है, ये एक वायर के साथ दूसरा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए जा रहा है, ठीक है। ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने जा रहा है, पर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि ये कनेक्शन हो नहीं पा रहा। हो भी गया तो जो सिग्नल जा रहा है बहुत ही वीक सिग्नल जा रहा है, समझ में आ रहा है। दो कंप्यूटर कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, एक वायर से, पर डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि जो सिग्नल जा रहा है बहुत वीक है। तो ये सिग्नल को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक हब लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे एक हब लग गया तो क्या होगा, यहाँ से सिग्नल गया, अब यहाँ से वापस से 0 से सिग्नल जाएगा। जैसे यहाँ से मान लो, देखो ये क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ से 100% सिग्नल जा रहा था, जाते जाते यहाँ तक, मान लो यहाँ से 100% जा रहा था, जाते जाते यहाँ तक हुआ, उसका सिग्नल हुआ यहाँ तक 70, यहाँ पे हुआ उसका सिग्नल 50, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 30 हो गया, और यहाँ पे जाने के बाद 0 हो जाता। पर क्योंकि कंप्यूटर इतना दूर है, इसको तो फुल सिग्नल चाहिए। तो जैसे ही हब यहाँ पे लगा, वापस यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा वो कितना से निकलेगा, वो 100 से निकलेगा, यहाँ जाएगा 80, यहाँ जाएगा 70, और इसको लगभग 60 का सिग्नल मिलेगा। तो जो पहले 0 या नहीं मिलता उसको सिग्नल, अभी क्या हुआ, सिग्नल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, इस हब को इस्तेमाल करने की वजह से, समझ में आया। तो ये क्या काम करेगा, एक तो कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम में आता है, और इसका दूसरा काम क्या है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब बढ़ा देता है, दूर तक उसको पहुंचा देता है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग डिवाइस भी आता है, ठीक है, अलग अलग डिवाइस भी आता है। उसका नाम रिपीटर, उस डिवाइस का नाम ही है रिपीटर। वो छोटा सा डिवाइस होता है, तुम लोग कभी वायर वगैरह में देखना, कभी होने से हम दिखा देगा, अगर कभी रास्ते मतलब साथ में चलने से हम दिखा देगा कि देखो ये रिपीटर है। वो उसका काम ही क्या है, दो वायर को ऐसा ज्वाइन करता है वो कि सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होता, समझ में आ रहा है। कभी हम दिखा देगा तुम लोग। तो चलो, इसका मेन जो काम है वो समझ में आया। सबसे पहला काम क्या है कि इससे हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा काम क्या है कि सिग्नल को एम्पलीफाई ये करेगा, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देगा। उसके बाद क्या है, इट सिंपली कनेक्ट लैन कंपोनेंट्स। मतलब इसका मतलब क्या कहा गया है कि सिर्फ कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट नहीं करेगा, लैन में और भी जितना भी डिवाइसेस होगा उसको भी ये कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर वगैरह जितना भी कंपोनेंट, मतलब जितना भी डिवाइस लगेगा लैन के अंदर में, वो सभी को ये क्या करेगा, कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, डज नॉट परफॉर्म फिल्टरिंग ऑफ डाटा। इसका मतलब क्या समझे, बोलो। हाँ, मतलब मॉडिफाई, मतलब फिल्टरिंग ऑफ डाटा। इसका मतलब देखो समझो, फिल्टरिंग ऑफ डाटा का मतलब मान लो ये कंप्यूटर ए बी सी और डी, मान लो कंप्यूटर ए को मैसेज भेजना है सी को, कुछ भी मैसेज हो सकता है, ए को मैसेज भेजना है सी को, तो ये जो हब है ये डाटा फिल्टर नहीं करता। फिल्टर नहीं करता का क्या मतलब है, ये क्या करेगा, ए जैसे ही मैसेज भेजा ना, वो मैसेज सी के पास भी चला जाएगा, बी के पास भी और डी के पास भी। वो फिल्टर नहीं कर सकता कि किसको भेजना है वो डाटा। मेन
प्रॉब्लम इसका यही है, बाकी सब काम ठीक ही है। इसका मेन प्रॉब्लम इसका क्या है कि ये डाटा फिल्टर करना नहीं जानता। मान लो यहाँ से जो ए बी सी, इसमें समझ आएगा, ए जो मैसेज भेजा ना, ए को भेजना था सी के पास, तो ए ऐसे जाना चाहिए था, ए से सी जाना चाहिए था, पर क्योंकि ये फिल्टर नहीं कर सकता, ये सी को भी भेज देगा, बी को भी भेजेगा, इसको पता नहीं किसको भेजना है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, ऐसा जगह इस्तेमाल किया जाता है जिसमें डाटा शेयरिंग का काम बहुत कम हो, कि अगर हो तो ऐसा हो कि हर कोई वो डाटा को एक्सेस कर सके। जैसे ऑफिस में एक डाटा है जो उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है ना, इसलिए तो ऑफिस में नेटवर्क बनाए जाते हैं। तो वो सब जगह में हब का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर जहां पे ऐसा है कि नहीं, तुम्हारा डाटा तुम जिसको भेज रहे हो उसी तक पहुंचे, तो वहां हब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसकी जगह कौन आ जाता है? स्विच। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके कौन आता है? स्विच। स्विच का काम क्या है कि ये जो फिल्टर नहीं हो पाया डाटा, स्विच क्या करेगा? डाटा को फिल्टर करेगा, मतलब किसको भेजना है वो उसी को भेजेगा। समझ में आ रहा है? और भी कुछ एडवांटेजेस है स्विच का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्विच। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? इससे पहले हमने हब के बारे में डिस्कस किया, अभी हम पढ़ेंगे स्विच के बारे में। ठीक है, तो देखो स्विच का सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है। अच्छा देखो, हब और स्विच में ये 3 पॉइंट तुम्हें कॉमन मिलेगा, ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पॉइंट है, ये तुम्हें कॉमन मिलेगा। सबसे पहला क्या? सबसे पहला लिखा है यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। मतलब हब और हो या स्विच हो, दोनों का काम, मेन काम क्या है? इन दोनों का मेन काम यही है कि इससे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। एक नेटवर्क अगर बनाना है तो क्या करना होगा? हमें एक डिवाइस चाहिए जो हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर सके। जैसे हमने जब हम हब पर रहते उस समय हमने देखा था, जैसे मान लो ये कंप्यूटर है 1 2 एंड 3, अगर इन्हें कनेक्ट करने स्टार टोपोलॉजी से, तो हमें एक डिवाइस चाहिए होगा, उस डिवाइस का नाम है हब या तो स्विच। ठीक है, हब से भी कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं या तो स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। हब से कैसे कनेक्ट किया जाता है ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे स्विच के ऊपर। ठीक है, तो मेन काम तो इसका समझ में आ गया, मेन इसका काम है टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। सेकंड काम क्या है? एक्ट एज रिपीटर टू एम्पलीफाई सिग्नल। मतलब अगर कोई सिग्नल जा रहा है, उसका स्ट्रेंथ अगर कम है, जैसे कि मान लो ये कंप्यूटर यहाँ से सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है, ये एक और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, एक वायर से। अगर मान लो इसका सिग्नल कम है, यहाँ से 100% था उसका सिग्नल, यहाँ आते आते उसका सिग्नल हो गया मान लो 40%, यहाँ आते आते उसका 0% हो गया। ठीक है, फिर भी तो डाटा भेजना है उसको ना यहाँ तक, तो सिग्नल जा रहा है यहाँ तक, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए सिग्नल का क्वालिटी क्या हो गया? कम हो गया। तो ये ना हो, इसलिए हम लोग बीच में क्या लगा सकते हैं? एक हब। तो अब हब लगा दिए, या तो क्या होगा? यहाँ से जो नया सिग्नल निकल के जाएगा वो वापस 100% से निकल के जाएगा। समझ में आ रहा है कि सिग्नल का जो क्वालिटी कम हो रहा था वो वापस से क्या होगा? बढ़ जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या लिखे हैं यहाँ पे? सिंपली कनेक्ट लैन कंपोनेंट्स। मतलब लैन में जितना भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि प्रिंटर वगैरह, जो भी अलग अलग डिवाइस हम लोग कनेक्ट करेंगे, वो इससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। हब से कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं, या तो स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? अब देखो, हब और स्विच में डिफरेंस ये 2 पॉइंट में होता है। ठीक है, ये पॉइंट में क्या होता है? इसमें लिखा है परफॉर्म फिल्टरिंग ऑफ डाटा, और हब वाले में क्या लिखा था? इट डज नॉट परफॉर्म फिल्टरिंग ऑफ डाटा। इसका मतलब मान लो ये कंप्यूटर ए को कंप्यूटर सी के पास, ये कंप्यूटर ए बी और सी, ए को एक मैसेज भेजना है सी के पास, तो हब क्या करेगा? अगर हब से ये कनेक्ट है तो हब क्या करेगा? अगर तुम्हें सी को मैसेज भेजना है तो हब बी को भी भेज देगा सेम मैसेज, और सी को भी भेज देगा, उसको पता नहीं कि किसको भेजना है। ठीक है, मतलब वो एक ऐसा पोस्टमैन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ नहीं सकता, क्या करेगा? तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ठीक है, इस टाइप का हब समझ में नहीं आता उसको किसको भेजना है। ठीक है, क्योंकि उसमें फिल्टर करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। पर स्विच में क्या है? स्विच में वो फिल्टर करने का ऑप्शन हमारे पास है। कैसे है? अगर हम सी को भेज रहे हैं तो वो मैसेज क्या होगा? सिर्फ सी के पास ही जाएगा, वो बी के पास नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? मेन डिफरेंस क्या है हब और स्विच के बीच में? कि हब अगर हम यूज कर रहे हैं तो हब, मेन डिफरेंस क्या है हब और स्विच के बीच में? यही मेन डिफरेंस है कि हब जो मैसेज भेजेगा, हब सबको भेज देगा वो मैसेज, ठीक है, और स्विच जो मैसेज भेजेगा वो जिसको भेजना है उसी डिवाइस के पास वो मैसेज जाएगा, मैसेज या डाटा या जो भी तुम बोलो। समझ में आ रहा है? तो डाउट हब और स्विच के बीच में? ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या है कि हब कोई भी डाटा का फिल्टर नहीं करेगा और स्विच डाटा को फिल्टर करके भेजेगा, जिसके पास जाना है उसके पास ही भेजेगा। तो
मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हब एंड स्विच। इससे पहले हमने हब के बारे में डिटेल में पढ़ा और हमने स्विच के बारे में भी डिटेल में पढ़ा। पर हाँ, मैक एड्रेस बाद में लिखिएगा, मैक एड्रेस, हाँ मैक एड्रेस में, ठीक है, मैक एड्रेस पे डिटेल में वीडियो एक बना दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, अभी हम देखेंगे हब और स्विच का डिफरेंस, मेजर हब और स्विच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, पहले डिफरेंस देखने से पहले ये बताओ हब और स्विच में क्या सिमिलरिटीज है, कैसे हब और स्विच सिमिलर है। कनेक्ट ऑल द कनेक्टिंग डिवाइसेस या नेटवर्किंग डिवाइसेस। हाँ नहीं, हम सिमिलरिटीज पूछा है, कैसे सिमिलर है हब और स्विच एक दूसरे के साथ। हाँ, हब और स्विच एक दूसरे के साथ कैसे सिमिलर है। मतलब देखो, हब क्या करेगा, हब का भी काम है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना और स्विच का भी काम है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, ठीक है। कनेक्ट करने के अलावा और क्या करता है वो, एम्पलीफाई द सिग्नल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब मेन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है हब और स्विच के बीच में। मेन डिफरेंस क्या है कि हब डाटा को फिल्टर नहीं करता और स्विच क्या करता है, डाटा को फिल्टर करके देता है। अब फिल्टर का मतलब क्या हुआ, फिल्टर मतलब इंस्टाग्राम का फिल्टर, हाँ मतलब देखो हब क्या करेगा, जैसे यहाँ 3 कंप्यूटर है, देखो यहाँ पे ए बी और सी नाम का कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर है। ए को मैसेज भेजना है सी को, अगर तुम हब यूज कर रहे हो ना तो ए बी को भी भेज देगा, सी को भी भेज देगा, समझ में आ रहा है। पर अगर स्विच यूज कर रहे हो तो जिसको मैसेज भेजना है उस तक ही मैसेज जाएगा, समझ आ रहा है। यही है फिल्टर करना और फिल्टर नहीं करना। तो देखो मेन डिफरेंस यहाँ पे कुछ पॉइंट क्या हुआ है। तो सबसे पहला इसका डिफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या लिखा है, ये किस लेयर पे काम करेगा, ये फिजिकल लेयर पे काम करता है और ये किस लेयर पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर। अच्छा, फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर ये तुम लोग का अभी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली नहीं है, ठीक है। फिजिकल लेयर क्या होता है, डाटा लिंक लेयर क्या होता है, पर क्योंकि एग्जाम में आने से 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा डिफरेंस का, तो इसलिए 5 पॉइंट में ये 2 पॉइंट भी हम लोग ऐड कर दिए कि हब किस पे काम करेगा, फिजिकल लेयर पे काम करेगा, और स्विच किस पे काम करेगा, डाटा लिंक लेयर पे, ठीक है। आगे जब हम मूव करेंगे टीसीपी आईपी जब हम पढ़ेंगे तब तुम्हें मिलेगा ओएसआई मॉडल क्या होता है, ठीक है। ओएसआई मॉडल क्या होता है और टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है। मतलब टीसीपी आईपी मॉडल हुआ, इसको ऐसे समझ लो जैसे यहाँ से मान लो तुम्हें गुवाहाटी जाना है तो तुम ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, दोनों ऑप्शन है ना तुम्हारे पास। तो वैसे अगर कुछ डाटा शेयर करना है तुम्हें तो 2 टाइप का ऑप्शन होता है, एक टीसीपी और एक होता है ओएसआई। तुम डाटा को किस टाइप से तुम उसको शेयर कर रहे हो, ठीक है, उसी का नाम है ओएसआई मॉडल, नहीं तो टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। तो वो बाद में मिलेगा, इस साल तुम्हें सिर्फ टीसीपी मिलेगा, ओएसआई मॉडल नहीं मिलेगा। ओएसआई में भी 7 अलग अलग टाइप है, ठीक है। उसी पार्ट में आता है फिजिकल लेयर आता है, डाटा लिंक लेयर आता है, एप्लीकेशन लेयर आता है, बहुत सारा अलग अलग लेयर आता है, ठीक है। तो उतना मत समझना, बस इतना देख लो हब किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है और कौन सा मॉडल फॉलो करता है, ओएसआई मॉडल फॉलो करता है। स्विच किस पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पे, और कौन सा मॉडल फॉलो करता है, वो भी ओएसआई मॉडल ही फॉलो करता है, ठीक है। पर काम दोनों का अलग अलग है, ये फिजिकल लेयर पे और ये डाटा लिंक लेयर पे। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो, ये किस टाइप का ट्रांसमिशन करेगा, ब्रॉडकास्ट, और ये क्या करेगा, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। ये समझ में आया, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, नहीं समझ में आया किसी को, बताओ। तो ऐसे ना जानो ये होता है, ये नहीं होता। देखो ब्रॉडकास्ट क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट को समझे, जैसे मान लो, अच्छा व्हाट्सएप में कभी ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा है कभी किसी को, नहीं भेजा, सुना ही नहीं है कभी, सकेगा। देखो ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या होता है, जैसे एक नया ग्रुप खोलता है ना, 3 डॉट पे क्लिक करके तुम्हारे आता है ना न्यू मैसेज, और सॉरी न्यू ग्रुप, वैसे ही देखना न्यू ब्रॉडकास्ट मैसेज बोल के भी आएगा, जाके वहां पे देखना। ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक मैसेज है तुमको फॉरवर्ड करना है, ठीक है, तो कितने लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो, मैक्सिमम 5, उससे ऊपर नहीं जाएगा। उससे ऊपर जाता है क्या, नहीं जाता ना, लिख के आ जाता है कि 5 से ऊपर लोग को तुम मैसेज नहीं कर सकते। पर ये ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट में तुम बहुत लोगों को मैसेज कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट का मतलब एक, जैसे मान लो ये कंप्यूटर ए है, ये बहुत सारा मैसेज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। ब्रॉडकास्ट का मतलब एक यूजर बहुत लोगों को मैसेज कर सकता है। पर ब्रॉडकास्ट समझ में आया। तो मल्टीकास्ट क्या होगा,
देखो मल्टीकास्ट का मतलब क्या होगा, एक यूजर है ए नाम का, वो भी बहुत लोगों को मैसेज कर सकते हैं। तो बताओ डिफरेंस क्या है दोनों में, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में? मल्टीप्लेक्स नहीं, बताओ, बोलो बोलो। मल्टीकास्ट देखो ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, यहाँ पे तुम यहाँ बैठा है, तुम ए नाम का यूजर है, तुम बहुत लोगों को मैसेज कर सकते हो। मल्टीकास्ट में क्या होगा, तुम वापस बैठा है, तुम क्या कर सकते हैं, बहुत लोगों को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही है, पर तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ब्रॉडकास्ट में जब तुम मैसेज करोगे, ठीक है, जब तुम ब्रॉडकास्ट में मैसेज करोगे तो क्या होगा, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम्हें किसको भेजना है और किसे नहीं भेजना है। वो जो तुम ब्रॉडकास्ट में लगाओगे ना, तो वो मैसेज सबके पास चला जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम मैसेज किया ब्रॉडकास्ट में, तो वो मैसेज मान लो हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है और हम ब्रॉडकास्ट मैसेज किया तुम लोग को, तो ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या होगा, सबको जाएगा। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ब्रॉडकास्ट मैसेज अगर हम यहाँ से किया एक नेटवर्क बना के अपना, तो वो मैसेज क्या होगा, सबके पास जाएगा। यूनिकास्ट मतलब किसी एक के पास जाएगा। अगर हमको किसी एक को मैसेज करना है तो वो क्या होता है, यूनिकास्ट। हमको मान लो आदित्य को मैसेज करना है, सिर्फ आदित्य के पास ही जाएगा, वो हो गया यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट हाँ हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में मतलब हम लोग सबको भेज सकते हैं। मल्टीकास्ट में क्या हुआ, मान लो हमको नासरीन और आलिया और डिया को भेजना है, मान लो इन तीनों को भेजना है, तो वो है मल्टीकास्ट। मतलब एक से ज्यादा लोग को भेज रहा है, पर सिलेक्ट करके भेज सकते हैं कि ऐसा इन तीनों को ही जाना चाहिए, बाकी लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। तो समझ में आया मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? यूनिकास्ट मतलब सिर्फ एक के पास भेज सकता है, मल्टीकास्ट मतलब बहुत लोग के पास भेज सकता है, पर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसके पास जाना चाहिए। और ब्रॉडकास्ट में हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते कि किसके पास जाना है। हम लोग अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा तो वो सबके पास चला जाएगा। ठीक है, वो नहीं दिखेगा कि इसको भेजना था, इसको नहीं भेजना था, इसे छुपाना था या इसको बताना था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट मेरे हिसाब से समझ में आ गया, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। ये ब्रॉडकास्ट ही करेगा, इसमें अगर मैसेज कुछ गया तो वो सबको भेज देगा। ठीक है, पड़ोस वाली आंटी टाइप और दीपांकर टाइप। और स्विच में क्या है, स्विच में तीनों काम हो सकता है। तुम ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, सबको भेज सकता है, किसी एक को भेज सकते हैं, सिलेक्टेड लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से एडवांस कौन हुआ? स्विच। ठीक है, अच्छा देखो इसका जो पोर्ट्स है वो 4 से लेके 12 तक होगा। पोर्ट्स मतलब जो तुम कनेक्ट करोगे ना, जैसे आलिया अपना वायर लाके हम इस स्विच में कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो कनेक्ट करेगा, ठीक है, फिर मौसमी अपना कंप्यूटर का वायर लाके यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है, नासरीन किया, डिया किया, रिया किया, सब अपना अपना वायर यहाँ पे कनेक्ट किया। अब जब वो कनेक्ट करेगा, वो लोग कनेक्ट किस में करेगा, पोर्ट पे ही कनेक्ट करेगा, उसी को कहा जाता है पोर्ट। तो हब में क्या है, हब के पास क्या है, पोर्ट कम है और स्विच के पास पोर्ट ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में देखो, डज नॉट फिल्टर इनकमिंग डाटा, और स्विच क्या करेगा, फिल्टर इनकमिंग डाटा। इसका मतलब जो डाटा आएगा, ठीक है, स्विच के हब के पास जो डाटा आएगा, मान लो आलिया, मौसमी और नासरीन, ये तीनों अपना एक नेटवर्क बनाया है, तो आलिया को मान लो नासरीन को सिर्फ मैसेज करना है, मौसमी को नहीं बताना, कुछ छुपा रहा है आलिया मौसमी से, तो तब क्या होगा, अगर हब को यूज कर रहा है, अगर आलिया हब यूज कर रहा है और मैसेज गलती से भेज दिया, तो वो गलती मौसमी को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ब्रेकअप होगा तो फिर बाद में देख लेंगे। अच्छा समझ में आया? हाँ, कि फिल्टर करता है, और ये फिल्टर ये नहीं कर सकता, ये फिल्टर करता है। मतलब तब आलिया को क्या इस्तेमाल करना होगा, स्विच ही इस्तेमाल करना होगा, वरना बाद में क्या हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, नंबर 5 पे देखो, ये हाफ डुप्लेक्स है और ये फुल डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स समझ आता है, क्या होता है बताओ? हाँ हाँ, नहीं ठीक है, सही है, बट देखो इसका मेन आंसर क्या होगा कि एक डाटा एक बार में, देखो डाटा एक बार में एक ही साइड से ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, मतलब एक साइड ही से ही जाएगा वापस। जब एक साइड से डाटा जा रहा है तो उस साइड से नहीं आ सकता, जब उस साइड से डाटा आ रहा है तो इस साइड से हम नहीं भेज सकते। इसको बोलता है हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों एक साथ अप डाउन कर सकते हैं। जैसे वॉकी टॉकी पे देखा ना मूवीज में, आर्मी लोग लेके रहता है, हेलो ओवर एंड आउट। जब ओवर एंड आउट बोला तभी वहां से वो बोलेगा, जब तक वो बटन दबा के है, बटन दबा के बोलना होता है ना वॉकी टॉकी में, बटन दबा के जब तक बोल रहा है सामने वाला नहीं बोल सकता। जैसे वो बटन छोड़ेगा
तभी सामने वाला का बात यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वॉकी टॉकी क्या क्या हुआ, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब एक साइड से ही डाटा ट्रांसफर होगा, दूसरा साइड से नहीं होगा। जब तक एक साइड से डाटा जा रहा है उस साइड से डाटा नहीं आएगा। और फुल डुप्लेक्स का मतलब दोनों साइड से आएगा, जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया। अभी हम क्लास में समझा रहे हैं, कुछ डाउट होने से बीच में पूछ सकता है ना तुम लोग, ऐसा तो नहीं कि खत्म होने के बाद ही पूछेगा, बीच में पूछ सकता है ना। अच्छा ये समझ आया, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स समझ आया, सॉरी हाफ और स्विच समझ में आया अच्छे से। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है राउटर, ठीक है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने हब के बारे में पढ़ा और स्विच के बारे में पढ़ा। तो बताओ हब और स्विच क्या है, ना, व्हाट डू मीन बाय हब, व्हाट डू मीन बाय हब इंग्लिश में? हब इज टू कनेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क, नो, व्हाट इज हब नसरीन? वेरी गुड, हब इज टू कनेक्ट नेटवर्क इन ए कंप्यूटर। तो डायरेक्ट ऐसे मत बोलना, हब is a networking device which is used to connect computers in a network. Hub is not used to connect network, it is used to connect computers in a network, ठीक है। तो हब का काम क्या है, दो या दो से ज्यादा अगर कंप्यूटर हुआ या नेटवर्किंग डिवाइसेस हुआ तो उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हब पता चल गया, हब का काम क्या है, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को, सॉरी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करना, ठीक है। स्विच का काम क्या है, स्विच का काम क्या है, वही काम है जो काम हब का है, वही काम स्विच क्या है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है कि हब डाटा को सेंड करने से पहले फिल्टर करता है या नहीं करता, हब फिल्टर नहीं करता, और स्विच क्या करता है, डाटा को सेंड करने से पहले डाटा उसको फिल्टर करता है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अब देख लो राउटर, जैसे मान लो हम लोग यहाँ एक हब लगाया और यहाँ पे ये एक मान लो हम लोग नेटवर्क बनाया जिसका हम लोग नाम दिया नेटवर्क 1, ठीक है। उसी तरह हमने एक और नेटवर्क बनाया एक अलग बिल्डिंग का, आपको नहीं आएगा, अब ये टॉपिक के बाद ही को आएगा। ये देखो यहाँ एक नेटवर्क बना है, ठीक है, इसका हमने नाम क्या दिया, नेटवर्क नंबर 1। और यहाँ एक नेटवर्क बना है, इसका नाम दिया हमने नेटवर्क नंबर 2। मान लो ये हिना का घर का नेटवर्क है और ये है नासिन का घर का नेटवर्क, ठीक है। नासिन के घर में हमने एक नेटवर्क बनाया और यहाँ पे हिना का घर में हमने एक नेटवर्क बनाया। अब अगर ये दो नेटवर्क को ज्वाइन करना है, अच्छा ये दो नेटवर्क कैसे बना पहले वो बताओ, ये जो दो नेटवर्क है ये कैसे बना, किस डिवाइस को यूज करके हमने बनाया, हब को यूज करके बनाया, नहीं तो स्विच, ठीक है। 3 कंप्यूटर था, कैसे कनेक्ट किया, हब से कनेक्ट किया। यहाँ भी 3 कंप्यूटर था, कैसे कनेक्ट हुआ, हब से कनेक्ट हुआ। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है कि हब और स्विच का काम क्या है, कंप्यूटर को कनेक्ट करना, ठीक है। अब अगर ये दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 को कनेक्ट करना है, तब क्या चाहिए हमें, तब हमें चाहिए नहीं राउटर, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो क्या चाहिए, हब, नहीं तो स्विच। और अगर दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है तब क्या चाहिए, राउटर। मान लो ये तुम्हारे स्कूल का नेटवर्क है, ठीक है, तुम लोग का स्कूल में जितना कंप्यूटर है सबको मिला के एक नेटवर्क बना। और ये मान लो ये इंस्पायर का नेटवर्क बना, इंस्पायर एकेडमी में जितना कंप्यूटर है सबको मिला के एक नेटवर्क बना। अब दोनों नेटवर्क को अगर ज्वाइन करना है तो क्या चाहिए होगा हमें, राउटर। तो समझ आया राउटर, व्हाट डू मीन बाय राउटर, राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। ये हर बार लगाना, राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर नेटवर्क, ठीक है। और ज्यादा अच्छा होगा 2 और मोर हेटेरोजेनियस नेटवर्क, ठीक है। बुक में यही डेफिनेशन लिखा तुम लोग का। तो नेटवर्क व्हाट इज राउटर दिया, विच इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर हेटेरोजेनियस नेटवर्क, ठीक है। और कोई डाउट किसी का राउटर में, राउटर क्या है, दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो क्या चाहिए, वेरी गुड, राउटर। दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो हब या तो स्विच चाहिए, और दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो क्या चाहिए हमें, राउटर, ठीक है। राउटर का काम क्या है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करना। अच्छा बताओ, मान लो यहाँ पे इस नेटवर्क में, ठीक है, ये कंप्यूटर नंबर 1। अच्छा पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो,
इस कंप्यूटर का आईपी मान लो हमने रखा 1.1, 1.2, 1.3 एग्जांपल के लिए दिया। इस कंप्यूटर का आईपी हुआ 1.1, 1.2, 1.3। अब इस नेटवर्क में हम आईपी दे दिया 1.1, 1.2, 1.3। अब ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता? सेम हो जाएगा, वेरी गुड। और क्या कारण हो सकता है? सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होता है, वेरी गुड। और बताओ, दिया कुछ ऐड करो इसमें। और कोई? नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, पहले वो बताओ, हाँ या ना? ऐसा नहीं हो सकता, इसका 1.1 है तो इसका 1.1 नहीं हो सकता, इसका कुछ और नंबर देना होगा, ठीक है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेम हो जाएगा। सेम आईपी एड्रेस हम लोग नेटवर्क के अंदर सेम आईपी एड्रेस नहीं रख सकते, ठीक है? सेम होने से क्या प्रॉब्लम होगा, क्या कंफ्यूजन होगा? अगर दो आईपी एड्रेस सेम हो गया तो क्या कंफ्यूजन होगा? ठीक है, नहीं देखो, कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? नहीं, कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। पर देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या था, क्या हम लोग क्या सीखा था? एक नेटवर्क के अंदर दो सेम आईपी नहीं हो सकता। एक नेटवर्क के अंदर, ध्यान देना, एक नेटवर्क के अंदर दो सेम आईपी नहीं हो सकता। तो क्या इस नेटवर्क के अंदर सेम आईपी है? इस नेटवर्क के अंदर सेम आईपी है तो हो सकता है ना। ध्यान दो, एक नेटवर्क के अंदर, ध्यान देना, एक नेटवर्क के अंदर दो सेम आईपी नहीं हो सकता। इसके अंदर कोई सेम आईपी वाला कोई दो कंप्यूटर है क्या? इस नेटवर्क के अंदर कोई दो आईपी वाला सेम नेटवर्क है क्या? नहीं है ना, तो दोनों सेम, तो दोनों हो नहीं सकता। ये दोनों क्या, हम तुम लोग को बोला ये दोनों एक नेटवर्क है, हम यहाँ पे क्या लिखे, ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है। ये कंप्यूटर को इससे कोई मतलब नहीं है, ये कंप्यूटर को इससे कोई मतलब नहीं है, तब हो सकता है। आलिया हो सकता है, आलिया हो सकता है। देखो आईपी एड्रेस, ध्यान देना, आईपी एड्रेस एक नेटवर्क के अंदर में कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, इसमें 1.1 है तो इसका भी 1.1 हो सकता है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एक अलग नेटवर्क है और ये एक अलग नेटवर्क, दोनों को बस जोड़ के रखा है। कौन, किसने जोड़ा इन दोनों को? राउटर ने जोड़ के रखा है, समझ में आ रहा है? तो दोनों का आईपी क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। अब मान लो इस कंप्यूटर को कुछ मैसेज भेजना है इस कंप्यूटर के पास, तो कैसे भेजेगा? इस वाले कंप्यूटर को मैसेज भेजना है इस वाले कंप्यूटर के पास, तो कैसे भेजेगा वो? आईपी एड्रेस से भेजेगा। कैसे जाएगा मैसेज, जो जाएगा वो कैसे, किस हिसाब से जाएगा? राउटर से सीधा उड़ के चला जाएगा राउटर से। राउटर किसके साथ कनेक्ट होगा? वेरी गुड, राउटर इसके साथ कनेक्ट होगा। पहले ये कंप्यूटर अपना मैसेज भेजेगा हब के पास, हब किसको भेजेगा? राउटर वापस किसको भेजेगा? हब के पास, और हब क्या करेगा? तो भेजेगा। वेरी गुड, हमें कुछ नहीं वाला था। हब क्या करता है? हब तो सबको भेज देता है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्विच, मतलब हब या स्विच, मतलब मेरा बात समझ लो, कंप्यूटर डायरेक्ट राउटर को भेज नहीं सकता। कंप्यूटर किसको भेजेगा? हब, नहीं तो स्विच को भेजेगा। वो वापस किसको भेजेगा? राउटर वापस किसको भेजेगा? जो अलग नेटवर्क है उसका हब या स्विच को भेजेगा, और वहां से फिर डाटा जिसके पास जाना है जाएगा, ठीक है? तो राउटर के पास ऐसा क्या है? राउटर के पास है नेटवर्क आईडी, ठीक है? याद रखना, राउटर के पास क्या होता है? नेटवर्क आईडी, जिससे वो भेज सकता है कि नहीं। अच्छा, जैसे देखो इस नेटवर्क में जैसे प्रॉब्लम हो सकता है ना, कि ये मान लो इसको कोई मैसेज भेजना है तो इसी के पास जाना चाहिए, वैसे ही हो सकता है ऐसा 2-3 और नेटवर्क हो, तो राउटर के पास क्या होगा? नेटवर्क आईडी। जैसे हब और स्विच किसको भेजता है? उसका आईपी एड्रेस पे भेजता है ना। आईपी एड्रेस याद रखता है, इसका आईपी एड्रेस ये है, इसका सबका आईपी एड्रेस याद रखा है, जिसको भेजना है उसके पास उस आईपी में भेजेगा। राउटर क्या करेगा? नेटवर्क आईडी को याद रखेगा, इस नेटवर्क का एक आईडी है, इस नेटवर्क का एक आईडी है, ठीक है? वरना क्या होगा, इस नेटवर्क को भेजने की जगह किसी और नेटवर्क को भेज दिया। समझ में आ रहा है बात? तो यही है राउटर का काम। राउटर का काम क्या है? इट इज टू कनेक्ट 2 और मोर नेटवर्क। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, एमसीक्यू में। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 नेटवर्क? राउटर लिखना होगा। मैक्सिमम लोग ये हब या तो स्विच लिख देते हैं, ध्यान रखना। नेटवर्क कनेक्ट करना है तो राउटर, कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो हब, नहीं तो स्विच, ठीक है? और राउटर
कैसे मैसेज को फॉरवर्ड करता है, क्या मेंटेन करता है वो, एक नेटवर्क आईडी का चार्ट मेंटेन करता है, उसी के हिसाब से जो भी डाटा है वो फॉरवर्ड करता है। ठीक है, कोई डाउट बचा राउटर में? इसके बाद हम लोग मूव करेगा नेक्स्ट पॉइंट, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है अपना एक्सेस पॉइंट। वैसे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर साल हम स्किप करके जाते हैं इस टॉपिक को, पर क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ है, एक चैप्टर है तुम लोग का चैप्टर 5 जिससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, प्रोग्राम कभी उससे सॉल्व करने को नहीं आता, बट लास्ट ईयर क्या हो गया, उसी चैप्टर से ऐसा प्रोग्राम दिया जो दिमाग घूर गया सबका और कोई उसको अटेम्प्ट नहीं किया, सब उसको स्किप करते हैं। ठीक है, बुक का भी नहीं दिया था, बुक से भी बाहर निकल के दिया था कुछ। ठीक है, तो इसलिए हम सोचा इस बार इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो एक्सेस पॉइंट देखो क्या लिखा है, एक्सेस पॉइंट क्या है सर, जैसे हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, उसी तरह एक्सेस पॉइंट क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस। तो एक्सेस पॉइंट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू क्रिएट ए वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, अगर वायर्ड नेटवर्क बनाना है तो किसका हम लोग हमने किसका इस्तेमाल लिया था, हब का या तो स्विच का। जैसे मान लो यहाँ पे एक हब है, ठीक है, हब के अंदर पोर्ट्स होगा जिसमें अलग अलग कंप्यूटर आके कनेक्ट हो जाएंगे। अगर वायरलेस नेटवर्क बनाना है तो किसका इस्तेमाल लेना होगा, हमें एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल लेना होगा। तो एक्सेस पॉइंट, व्हाट इज एक्सेस पॉइंट? एक्सेस पॉइंट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट, विच इज यूज्ड टू कनेक्ट, मत बोलना क्रिएट बोलना, विच इज यूज्ड टू क्रिएट ए वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो इसका मेन काम क्या है, इट प्रोवाइड वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी। समझ में आया? एक्सेस पॉइंट का मेन काम क्या है, एक वायरलेस नेटवर्क बना के देना। थर्ड में आ जाओ, इट हैज लिमिटेशन ऑफ ट्रांसमिशन रेंज। इसका मतलब क्या समझ में आया, एक रेंज होता है। ठीक है, मान लो हम लोग इस घर में एक वायरलेस नेटवर्क बना रहे हैं और एक एक्सेस पॉइंट को लगा दिया। अब लगाने से क्या होगा, एक लिमिट होगा कि इतना दूर तक का ही नेटवर्क या मोबाइल या डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसका एक लिमिट होगा और वो लिमिट किस पे डिपेंड करेगा, रेंज डिपेंड्स ऑन पावर ऑफ एंटीना। जो फोटो हम तुमको दिखाया, जो हम तुम लोग को दिखाया था एक्सेस पॉइंट, ठीक है, उस पर देखना तुम लोग एंटीना जैसा लगा हुआ है, तो वो एंटीना कितना पावरफुल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी वो डिपेंड करेगा तुम्हारा। ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना एक्सेस पॉइंट क्या है। एक्सेस पॉइंट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू क्रिएट वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, बस तो विदाउट इसमें एक्सेस पॉइंट आज तक आया नहीं है कभी, पर क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा गड़बड़ किया था पेपर में, इसलिए हम सोचा इस बार तुम लोग को एक्सेस पॉइंट भी एक्सप्लेन करा दें। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टीसीपी एंड आईपी। ठीक है, इसी तरह टीसीपी आईपी जैसा और भी प्रोटोकॉल्स दिया होगा बुक में, जैसे पीओपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी। तो पहले हम समझेंगे टीसीपी और आईपी के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा नेटवर्क क्या है, कितना टाइप का नेटवर्क है, फिर हमने नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, जैसे राउटर, हब, स्विच, एक्सेस पॉइंट। ठीक है, इन सभी को यूज करके हम एक नेटवर्क बनाते हैं। इतना तक तो हमने पढ़ा। अब उस नेटवर्क जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो नेटवर्क से डाटा कैसे जाएगा, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कैसे डाटा जाता है, उसके ऊपर है ये टीसीपी और आईपी। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अच्छा पहले ये देख लो, मान लो यहाँ पे एक नेटवर्क बना है, ये एक कंप्यूटर का नेटवर्क है। यहाँ देखो दो कंप्यूटर का मान लो अभी फिलहाल नेटवर्क बना हुआ है, हब को इस्तेमाल करके हमने ये नेटवर्क बनाया। अब मान लो इस कंप्यूटर से एक डाटा जाने वाला है इस कंप्यूटर पे। ये कंप्यूटर का आईपी है 1.2 और ये कंप्यूटर का आईपी है 1.3। ठीक है, अब 1.2 से एक डाटा जाएगा 1.3 पे। वो कैसे जाएगा, डाटा बेस जाने का कोई एक नियम होगा ना। ठीक है, उसी नियम को हम क्या बोलते हैं, टीसीपी और आईपी। टीसीपी आईपी को यूज करके हम क्या करेंगे, हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेंड करने के लिए क्या चाहिए, जो कंपोनेंट, जो हार्डवेयर डिवाइस है वो क्या चाहिए, हब या तो स्विच, या अगर अलग नेटवर्क में भेजना है तो क्या चाहिए, राउटर। पर जाएगा किस नियम को फॉलो करके, टीसीपी और आईपी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मान लो इस कंप्यूटर इस डिवाइस में एक मैसेज जाना है, हाय। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो डिवाइस है इसको क्या करेगा, इसको एक नंबर में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लो ये h को कन्वर्ट किया ऐसा, ठीक है, और i को इसने कन्वर्ट किया ऐसा।
पहले समझ लो कि होता क्या है, डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता कैसे, ठीक है। अब ये हो गया एच के लिए, ये हो गया आई के लिए, समझने के लिए बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब क्या करेगा, इसने क्या किया, एक मैसेज को डिवाइड किया बाइनरी में, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, इसको और छोटा छोटा पैकेट्स में डिवाइड करेगा। जैसे इस पैकेट का नाम दिया, इस पूरे पैकेट का नाम हुआ 1, इस पूरे पैकेट का नाम हुआ 2। तो अब वो क्या करेगा, इसको 1 दिया नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको क्या दिया 6, इसको 7, इसको 8। तो ये जो, या हो सकता है इसको भी ये वापस से दे 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ तक समझ आया ना। एक मैसेज था, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया और सबको क्या किया, एक नंबर दिया। जैसे फर्स्ट वाले का नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इसका भी नंबर दिया 1, 2 और 3। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, इसका होगा 1.1, इसका क्या हो जाएगा, समझ में आया। इसका ये 1 था तो 1.1 हो गया, ये 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.1, 2.2 और 2.3। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब क्या करेगा, अब ये डाटा को भेजना शुरू करेगा। पहले जो मैसेज था उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये क्या करेगा, मैसेज को भेजेगा। और भेजेगा ऐसे नहीं कि सबसे पहले इसको भेजा, एक लाइन से भेजेगा, वैसे नहीं। सबसे पहले हो सकता है वो इसको भेजे, सेकंड वो इसको भेजे, थर्ड वो इसको भेजे, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। एक साथ में नहीं भेजेगा, वो अलग अलग करके भेजेगा। उसको मतलब जिसको भेजने का मन हो वो उसे भेजेगा, बीच से किसी को भी उठा के भेज सकते हैं। भेजने के बाद जब जाएगा वो मैसेज, किसके पास जाएगा, हब या तो स्विच के पास जाएगा, और वहां से वापस जिस कंप्यूटर में भेजना है उसको, वहां से उस कंप्यूटर में फॉरवर्ड हो जाएगा वो मैसेज। और फॉरवर्ड होने के बाद जिस पैटर्न में वो भेजा, मतलब 1 इसको भेजा, फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ, सिक्स, जिस पैटर्न में भेजा उसी पैटर्न में आएगा और वापस से रीअसेंबल होगा। रीअसेंबल होगा मतलब 1 अपने जगह में आएगा, 2 अपने जगह में, 3 अपने जगह में, 4 अपने जगह में। आने के बाद वो जो ओरिजिनल मैसेज है वो ओरिजिनल मैसेज बनेगा, तब जाके सामने वाले को डिस्प्ले होगा। अब कभी व्हाट्सएप में जब तुम लोग हाई भेजते हो तो ऐसे इसके बाद भी और बहुत सारा प्रोसेस है। जैसे हमने हब और स्विच पढ़ते टाइम एक देखा था, एक नेटवर्क लेयर पे काम करता है, एक डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। हब और स्विच का जब डेफिनेशन लिखवाया था उसमें डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर लिखा था OSI मॉडल का, ठीक है। तो उसमें भी और भी बहुत है, वैसा 7 लेयर होता है, 7 लेयर का अलग अलग काम है। हम लोग सिर्फ अभी TCP और IP के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा और बहुत सारा लेयर मिलेगा, तो उतना डिटेल में जाना नहीं है। मैसेज कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, मोटा मोटी यही प्रोसेस है, ठीक है। अगर ओवरऑल कहा जाए तो ये प्रोसेस है। पहले मैसेज डिवाइड होता है अलग अलग पार्ट में, जिसको हम लोग पार्ट नहीं बोलते, पैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो गया, एक एक छोटा छोटा पैकेट्स को वो नंबरिंग करेगा और, ठीक है, अनऑर्डर हिसाब से वो भेज देगा, किसी को भी कभी भी भेज सकता है। जाने के बाद जब यहाँ पे आएगा, आने के बाद वो अरेंज होगा, वापस से वो मैसेज कन्वर्ट होके यूजर को मिलेगा और यूजर देखे अच्छा जो सामने वाला कंप्यूटर है वो मुझे ये मैसेज भेजा था। कंप्यूटर जो देखो जिसको भेजेगा, जैसे ये कंप्यूटर इसको भेज रहा है ना, तो यहाँ से जो मैसेज का जो पैटर्न उल्टा पुल्टा हुआ वो सही कहाँ पे होगा, इस कंप्यूटर में ही होगा, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ से जब वो मैसेज गया तो एक की लगा के भेज दिया, और वो की किसके पास है, इसके पास है, एक लॉक करके भेज दिया उस मैसेज को। और उस मैसेज का चाबी कहाँ है, यहाँ पे है। कभी व्हाट्सएप खोला होगा तो देखा होगा मैसेजेस आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि तुम जिसको भेज रहे हो उसका जो की है, जो मैसेज जो खुलेगा, जो वापस से जो अरेंज किया जाएगा मैसेज को, उसका की सिर्फ इस डिवाइस के पास ही होगा। बात समझ में आ रहा है। व्हाट्सएप में देखा होगा ना, मैसेजेस आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। उसका मतलब क्या, यहाँ से जो मैसेज इसके पास जा रहा है, तो जो खुलेगा, जो वापस से अरेंज करेगा, इस फॉर्म में वापस से जो अरेंज करेगा, वो की सिर्फ इसके पास है अरेंज करने के लिए। समझ में आया अभी तक। तो ये जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, इस पार्ट्स को क्या बोलेंगे हम, पैकेट्स। और यहाँ पे जो आया रीअसेंबल हुआ वापस से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे व्हाट्सएप में मिला ना एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, मतलब यहाँ से इनक्रिप्ट हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, वापस आके डिक्रिप्ट हुआ। मतलब इनक्रिप्ट हुआ मतलब एक बॉक्स में उसको बंद करके तुमने ताला लगा दिया, और वो ताला का चाबी किसके पास है, इस कंप्यूटर के पास ही है। अब इससे फायदा क्या है, अगर बीच में कोई चाहे तुम्हारा मैसेज पढ़ना या तुम्हारा डाटा को देखना, तो वो देख नहीं सकता। अगर बीच में कोई भी देखेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको एक कुछ अलग ही पैटर्न में डाटा मिलेगा। उसको मिलेगा सबसे पहले ये मिलेगा 1, ठीक है, फिर सेकंड क्या मिलेगा उसको, ये 1 मिला, थर्ड क्या मिला, ये 0, फोर्थ क्या मिला, वापस 1। तो वापस वो मैसेज बनेगा क्या,
वापस तो वो मैसेज नहीं बन रहा। तो इससे ये फायदा है टीसीपी आईपी को इस्तेमाल करने का कि अगर बीच में अगर कोई बैठा है तुम्हारा डाटा देखने के लिए, हैक करने के लिए, तो उसको प्रॉब्लम होगा बहुत। ठीक है, वैसे इसका भी तोड़ के निकालने का तरीका बहुत आजकल कॉमन हो गया है, बट फिर भी तुम्हारा डाटा सेव होता है। ठीक है, बाकी जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बाकी जो हम लोग नेटवर्क में जो मैसेज भेजेगा ना, अलग अलग प्रोसेस है। ये तो टीसीपी आईपी का प्रोसेस हो गया, अलग अलग बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस से सबसे सेफ ये वाला प्रोसेस को माना जाता है, क्योंकि पैकेट्स को पहले हम डिवाइड करेंगे अलग अलग पैकेट्स में, उसको भेजेंगे, और भेजने के बाद क्या होगा, इसका ये जो अरेंज होकर वापस मिलेगा ओरिजिनल मैसेज, वो कहाँ मिलेगा, सिर्फ जिसको भेजा है उसी के पास मिलेगा। समझ में आया? अच्छा, तो एक बार देख लो टीसीपी का काम क्या है, इसमें टीसीपी का काम क्या है और आईपी का काम क्या है। टीसीपी का काम क्या है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या बनाना, स्टेबलिश कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ये वो चेक करेगा कि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है कि नहीं है। सबसे पहला काम क्या है टीसीपी का, कि वो चेक करेगा कि दोनों कंप्यूटर कनेक्ट है कि नहीं। ठीक है, सेकंड काम क्या करेगा, अगर कनेक्ट है तो डिवाइड द पैकेट्स इनटू इन द सोर्स कंप्यूटर, मतलब सोर्स कंप्यूटर ये जो है ये अपना सोर्स कंप्यूटर हुआ, इसमें क्या करेगा, पैकेट्स को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद क्या करेगा, सेंड द पैकेट्स टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर फॉर रीअसेंबल, और क्या करेगा, भेज देगा। और जो रीअसेंबल होगा वो कहाँ पे होगा, इस कंप्यूटर में। तो टीसीपी का काम क्या है, सबसे पहले चेक करेगा कि कंप्यूटर कनेक्ट है कि नहीं। अगर कनेक्ट है तो क्या करेगा, यहाँ पे पैकेट्स को डिवाइड करेगा, और इसमें जो टीसीपी है, ये कंप्यूटर में जो टीसीपी काम कर रहा है, वो क्या करेगा, मैसेज आते के साथ उसको रीअसेंबल करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आईपी का काम क्या है, आईपी का काम क्या है, डिलीवर पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, मतलब यहाँ से जो मैसेज जाएगा उसको लेके कौन जाएगा, आईपी। मतलब पैकेट वगैरह जो भी डिवाइड करने का, रीअसेंबल करने का सारा काम कौन करेगा, टीसीपी, और उसको लेके कौन जाएगा, आईपी लेके जाएगा। समझ में आया बात? ऐसा समझ लो, जब यहाँ से कुछ तुम्हें कुछ पोस्ट करना है या कुछ कुरियर करना है किसी को, तो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या करेगा, यहाँ जहाँ पे भेजना है वहां का पोस्ट ऑफिस का एड्रेस वगैरह लिख के दे देगा पोस्टमैन को। तो जो पोस्टमैन लेके जाएगा वो कौन है, आईपी। तो आईपी को क्या समझ सकते हो, पोस्टमैन। और ये क्या समझ सकते हो, टीसीपी क्या समझ सकते हो, उसका ब्रांच हो गया, कि ये ब्रांच में तुमने अपना कुरियर को लगाया और ये कुरियर इस ब्रांच में जाएगा। कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किसको जाना है, ठीक है, वो सब एड्रेस कौन बताएगा, ये बताएगा, या ये इसी ब्रांच से बताया जाएगा ना। और ये ब्रांच में चेक किया जाएगा, नहीं सही ब्रांच में आया, इसी ब्रांच में आना था, इस ब्रांच में आ गया। आने के बाद क्या होगा, पोस्टमैन को दे दिया जाएगा कि जाओ दे के आओ उसको। तो जो दे के आने वाला काम है वो कौन करेगा, आईपी। और जो ये कम्युनिकेशन बनाना, ठीक है, पैकेट्स को डिवाइड करना, ये सब का काम किसका है, टीसीपी का। तो समझ में आया टीसीपी क्या है और आईपी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखा नेटवर्क के बारे में। हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, फिर कितने टाइप का नेटवर्क है उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा नेटवर्किंग डिवाइसेस, और फिर हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पढ़ा। प्रोटोकॉल्स में हमने कौन सा प्रोटोकॉल्स पढ़ा, आईपी और टीसीपी। अब उसके बाद और कुछ प्रोटोकॉल्स है जैसे कि पीओपी, एसएमटीपी और एचटीटीपी, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा प्रोटोकॉल है, छोटा सा प्रोटोकॉल है पीओपी। पीओपी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है पीओपी का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और एसएमटीपी का मतलब क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, उसी तरह एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अच्छा देख लो, इसका जाएगा, वहां गया नहीं है। देखो, तो पॉप और एसएमटीपी देख लो, एकदम सिंपल सा है। पॉप का फुल फॉर्म क्या बोला, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का क्या काम है बताओ, पोस्ट ऑफिस क्या काम है बताओ, देखो यहाँ देखो, पॉप का काम है ईमेल को रिसीव करना, और एसएमटीपी का काम क्या है, अगर मेल किसी को भेजना है। अच्छा पहले बताओ मेल क्या है, ईमेल क्या क्या होता है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा मतलब होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैसेज। क्या डिफरेंस है ईमेल और वो व्हाट्सएप में, मेन क्या डिफरेंस है ईमेल और व्हाट्सएप? हाँ, ईमेल इज प्रोफेशनल और व्हाट्सएप इज नॉन प्रोफेशनल। देखो अगर कहा जाए तो मेन डिफरेंस यही है ईमेल और
व्हाट्सएप मैसेज या बाकी जो भी मैसेज है, इसके बीच में डिफरेंस यही है कि ईमेल प्रोफेशनल है। ईमेल देखो, जो हम लोग पोस्ट, हाँ, जो हम लोग पोस्ट करते थे ना पहले, पोस्ट को किसने रिप्लेस किया? ईमेल ने रिप्लेस किया। पोस्ट का जगह, पोस्ट का रिप्लेसमेंट क्या है? ईमेल है, व्हाट्सएप नहीं है पोस्ट का रिप्लेसमेंट। तुम नहीं पढ़ता, पर हर कोई पढ़ता ही है। ठीक है, ठीक है। हम, हाँ, अगर कुछ देखो, कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या कुछ ऑथेंटिक तुमको भेजना है किसी को, तो व्हाट्सएप पे नहीं भेजा जाता, उसको किस में भेजा जाता है? ईमेल में। मान लो तुमको कोई गवर्नमेंट जॉब लगा, तो तुमको व्हाट्सएप में नहीं आएगा उसका इन्विटेशन, ठीक है, मेल में आएगा, तुम्हारा ईमेल में आएगा, तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, जो भी चीज है। ईमेल हम लोग का वो सर्विस है, और मेल हम लोग का वो ऐप है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ईमेल मेल सबको एक ही अभी फिलहाल, जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर अलग, पोस्ट ऑफिस अलग, पोस्ट बॉक्स अलग, अगर ऐसे ऐसे समझोगे तो ईमेल अलग, मेल अलग, जीमेल अलग, ठीक है, सब अलग अलग हो जाएगा। जीमेल, ये जो सर्विस है ना, अब अलग अलग कंपनी उस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। जो गूगल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ईमेल का, मेलिंग का, उसको कहा जाता है जीमेल। उसी तरह याहू मेल भी है, तुम अपना खुद का मेल भी बना सकते हैं, कस्टम ईमेल आता है ना, कस्टम ईमेल बना सकते हैं, ठीक है। तो छोड़ो, यहाँ देखो, उतना अंदर का, उतना गहराई में नहीं जाना, बस इतना समझ लो, पॉप का काम क्या है? ईमेल को रिसीव करना, और एसएमटीपी का काम क्या है? सेंड करना ईमेल को, ठीक है। और ईमेल और व्हाट्सएप में मेजर डिफरेंस क्या है? ईमेल प्रोफेशनल है और व्हाट्सएप अनप्रोफेशनल, ठीक है। अच्छा, अब बताओ एचटीटीपी, यहाँ ये समझ आया ना, पॉप और एसएमटीपी समझ में आ गया। अब बताओ एचटीटीपी में, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या था? हाइपर टेक्स्ट देखो, प्रोटोकॉल का मतलब तो समझ आ गया, नियम। ट्रांसफर मतलब, और ये हाइपर टेक्स्ट का मतलब, देखो, इसमें हाइपर टेक्स्ट का मतलब कहा जा रहा है, जैसे जो तुम लोग को चैप्टर 2 में मिलेगा, HTML के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, जिससे हम लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है, चैप्टर 2 में मिलेगा। तो इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा रहेगा, अब जब मान लो कोई तुम किसी भी वेबसाइट को खोला तुमने, ठीक है, तो प्रोग्राम आता है या कुछ अच्छा सा इंटरफेस खुल के आता है? कुछ अच्छा सा इंटरफेस खुल के आता है ना, प्रोग्राम तो नहीं आता। वो वेबसाइट जिस प्रोग्राम से बना है, वो प्रोग्राम तो कभी नहीं दिखता। दिखता क्या है तुम्हें? एक अच्छा सा कुछ इंटरफेस, फोटो वगैरह लगा हुआ, क्लिक वगैरह करने का ऑप्शन रहता है वहां, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जो लिखा गया है, जो कोड लिखा गया है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। किस चीज में ट्रांसफर किया जाता है? एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में उसको ट्रांसफर किया जाता है। उसी जो प्रोटोकॉल उसको ट्रांसफर करता है, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? HTTP। मतलब वो जो प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल का नाम क्या है? HTTP। तो व्हाट इज HTTP? व्हाट इज द यूज ऑफ HTTP? व्हाट इज द यूज ऑफ HTTP? देखो, बुक में देखो, बुक का फर्स्ट लाइन में लिखा है, मान लो हमने यहाँ पे लिखा HTML, ठीक है, जस्ट सिंपल एक प्रोग्राम दिखा रहे हैं यहाँ पे लिखा है, मान लो बोल्ड टैग के अंदर में हमने लिखा दिया, ठीक है। अब जो कंप्यूटर का इंटरफेस जो खुलेगा, जब तुम कंप्यूटर या मोबाइल में उसको चेक करोगे, तो ये प्रोग्राम दिखेगा या सिर्फ दिया लिखा हुआ दिखेगा? सिर्फ दिया लिखा हुआ दिखेगा ना। मतलब ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा, ये प्रोग्राम डिस्प्ले नहीं होगा आउटपुट में। डिस्प्ले क्या होगा? दिया डिस्प्ले होगा। मतलब इसका जो आउटपुट है वो सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो प्रोग्राम का जो आउटपुट दिखा रहा है, वो कौन दिखाता है? HTTP। अभी समझ में आया? प्रोग्राम का आउटपुट दिखाना, अगर इसको और सिंपल में कहा जाए तो। और अभी HTTP इस्तेमाल नहीं होता, क्या इस्तेमाल होता है? HTTPS का मतलब क्या है? सिक्योर। वो सिक्योर होता है, ठीक है। HTTP पहले इस्तेमाल होता था, जब हैकिंग वगैरह बहुत कम होता था, उस टाइम पे HTTP इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि आजकल हैकिंग वगैरह का खतरा बहुत ज्यादा हो गया है, तो अपना वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं साथ में? HTTPS, मतलब उसको सिक्योर कर लिया जाता है।
समझ में आ रहा है? तो कोई डाउट है? पॉप, एसएमटीपी और एचटीटीपी में क्लियर कर सकते। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एफटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, इससे पहले हमने सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया, अभी हमारा लास्ट प्रोटोकॉल है एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है डियर? क्या है एफटीपी का फुल फॉर्म? क्या काम है इसका? तो बात क्यों कर रहे हैं हम? देखो एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? ट्रांसफर फाइल को ट्रांसफर करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करना। अब हम कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, एक सर्वर से अगर तुम्हें फाइल को एक्सेस करना है तो किसका इस्तेमाल लेना होगा? एफटीपी का। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा सर्वर है और ये कौन होगा? ये मान लो आदित्य है, ये आदित्य है। ठीक है, आदित्य को सर्वर से कुछ डाउनलोड करना है हिना। देखो आदित्य को मान लो सर्वर से कुछ डाउनलोड करना है, तो किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा वो? एफटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा किसी भी चीज को डाउनलोड करने के लिए, या उसको कोई फाइल अपलोड करना है सर्वर पे तो किसका इस्तेमाल करेगा? एफटीपी प्रोटोकॉल का। तो इसका मेन काम क्या हुआ? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ एफटीपी प्रोटोकॉल? डाउनलोड एंड अपलोड फाइल। समझा? डाउनलोड और अपलोड करने के लिए क्या चाहिए होगा? कंपलसरी क्या है तुम्हारे लिए? देखो एफटीपी फाइल अगर यूज करना है, आदित्य मारेगा किंतु वहां से, एफटीपी फाइल अगर यूज करना है तो कंपलसरी क्या है तुम्हारे पास? क्या होना चाहिए? इस सर्वर का यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं हो तो हर कोई इसको एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे हैं? समझ में आया? एफटीपी प्रोटोकॉल समझ में आया? कोई कुछ डाउट है इसमें? सो मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। ये इस टॉपिक का नाम है नेटवर्किंग कमांड्स। ठीक है, जैसे नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा, नेटवर्क क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क के टाइप्स के बारे में पढ़ा, डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा। अब नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए कुछ कमांड्स है जिससे हम नेटवर्क को चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो कमांड में 4 कमांड तुम्हारे बुक में दिया है। सबसे पहला कमांड है पिंग, उसके बाद है आईपी कॉन्फ़िग, उसके बाद है होस्ट नेम और एआरपी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पिंग कमांड का, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में पिंग और आईपी कॉन्फ़िग के ऊपर कि व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड या तो व्हाट इज द यूज ऑफ आईपी कॉन्फ़िग कमांड। तो पिंग कमांड का क्या इस्तेमाल है? पिंग कमांड वेरीफाई, कनेक्शन को वेरीफाई करना किस कमांड का काम है? पिंग कमांड का काम है। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि देखो मान लो यहाँ पे 10 अलग अलग कंप्यूटर हैं। ठीक है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे हम लोग जितना है, हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग एक नेटवर्क बनाए, हर एक कंप्यूटर लेके हमने नेटवर्क बनाया। अब मेरे कंप्यूटर से आदित्य के कंप्यूटर में कुछ डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो हम उस समय मैं क्या करूंगा? अपना कमांड का जो टैब होता है उसको खोलूंगा, खोल के क्या टाइप करूंगा? पिंग। देखो करना क्या होगा, कमांड टैब खोल के पिंग टाइप करना है और आदित्य का जो आईपी है उसको यहाँ पे टाइप करना होगा। समझ आ रहा है? पिंग टाइप करके कमांड बॉक्स ब्लैक कलर का जो खुलता है उसमें पिंग लिखने के बाद क्या लिखूंगा? किसका आईपी? आदित्य का। अगर जैसे मैंने पिंग लिखा ना और आदित्य का आईपी लिखा, अब क्या करेगा मेरा कंप्यूटर? एक मैसेज भेजेगा आदित्य के पास। ठीक है, आदित्य के कंप्यूटर में मैसेज भेजेगा और वहां से वो मैसेज वापस रिप्लाई आएगा मेरे पास। अगर मेरे पास रिप्लाई आया इसका मतलब हम दोनों के बीच में कनेक्शन, हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। अब हम कुछ भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो पिंग कमांड का काम क्या हुआ? तो यूज टू चेक द कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। ठीक है, और यूज टू वेरीफाई द कनेक्टिविटी ऑफ 2 कंप्यूटर। ठीक है, 2 कंप्यूटर कनेक्ट है कि नहीं उसको चेक कैसे किया जाता है? अच्छा, करने का क्या तरीका है? पिंग कमांड पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जिस कंप्यूटर के साथ चेक करना है उसका आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस नहीं है, तुम्हारा पास खुद का सिर्फ एक कंप्यूटर है, अगर तुमको चेक करना है इस कंप्यूटर में इंटरनेट है कि नहीं, तो यहाँ लिखो पिंग और यहाँ लिख दो google.com। अगर रिप्लाई आया गूगल की तरफ से तो समझ जाना कि तुम्हारा कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है, और अगर रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब क्या है? तुम्हारा कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट या कोई भी नेटवर्क कनेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है पिंग कमांड कैसे काम किया जाता है?
कोई डाउट पिंग कमांड में? हाँ नहीं। अब देखो आईपी कॉन्फिग कमांड, आईपी कॉन्फिग कमांड का काम क्या है, क्या काम है? नेटवर्क इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्यूटर का जो नेटवर्क है तुम्हारा, मतलब देखो पिंग कमांड काम करता है चेक करने के लिए कि तुम्हारा कंप्यूटर कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ हो। आईपी कॉन्फिग कमांड क्या काम करेगा, खुद का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए, जैसे तुम्हारा आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, तुम्हारा होस्ट नेम क्या है, ये सब वगैरह सब चेक करने के लिए, तुम्हारा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा हम लोग, आईपी कॉन्फिग कमांड। और कंप्यूटर कनेक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा हम लोग, पिंग कमांड। गड़बड़ मत करना, एग्जाम में इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ आईपी कॉन्फिग कमांड। नहीं तो लास्ट 2 बार से ऐसा पूछा जा रहा है, डैश कमांड इज यूज्ड टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी, क्या होगा, पिंग कमांड इज यूज्ड टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी। नहीं तो पूछता है आजकल, डैश कमांड इज यूज्ड टू चेक नेटवर्क इंफॉर्मेशन, तो क्या होगा, आईपी कॉन्फिग। इसमें गड़बड़ मत करना, ये आएगा ही एग्जाम, ठीक है। स्कूल से ना आ सके पर बोर्ड से जब पेपर आएगा तो ये 2 क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक है। अब थर्ड वाले कमांड पे देखो, किसी को डाउट है इसमें अभी तक कुछ भी आदित्य? अब देखो थर्ड वाले कमांड के नाम, थर्ड वाला जो कमांड है उसका नाम देखो, ये क्या है, होस्ट नेम। होस्ट नेम कमांड इज यूज्ड टू, इसका काम क्या है होस्ट नेम कमांड का, तुम्हारा कंप्यूटर का जो नाम है वो अगर जानना है तो क्या टाइप करना होगा, होस्ट नेम, ठीक है। होस्ट नेम कमांड का बस सिंपल एक काम है, तुम्हारा कंप्यूटर का जो नाम है, जो होस्ट नेम है तुम्हारा कंप्यूटर का, उसको डिस्प्ले करवाना है तो क्या यूज करना होगा, होस्ट नेम कमांड, ठीक है। और एआरपी कमांड का काम क्या है, एआरपी वैसे आज तक आया नहीं है कभी एग्जाम में, ठीक है, पर फिर भी देख लो, एआरपी कमांड का काम क्या है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को एक साथ दिखाना, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पे 10 अलग अलग कंप्यूटर है, हमको सबका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को चेक करना है, तो मान लो नासरीन का आईपी और मैक एक साथ दिखाएगा। देखो बुक में देखो, एक रो में लिखा है आईपी और एक रो में लिखा है फिजिकल एड्रेस लिखा होगा या मैक एड्रेस कुछ लिखा होगा, देख रहे हैं, फिजिकल एड्रेस मिला, इसका मतलब फिजिकल एड्रेस मतलब क्या है उसका, मैक एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों एक साथ दिखा देगा, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन कैसे लिखा देखो, एआरपी कमांड इज यूज्ड टू, एआरपी कमांड का काम क्या है, आईपी एड्रेस को उसका मैक एड्रेस के साथ ज्वाइन करके वो दिखाते हैं, ठीक है। तो कुछ डाउट है अभी, ये 4 नेटवर्किंग कमांड्स में कुछ डाउट है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो 4 स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 9 का कुछ बेसिक्स है जिसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे।